हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। तो आज हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सीरीज में फार्मेसी प्रैक्टिस, जिसका जो कोड है BP703 एड पर AKTU है, उसका पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। अदर यूनिवर्सिटी वाले भी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहते हैं, सिलेबस सेम रहते हैं, बट डिफरेंट रहता है उनके कोडिंग वगैरह में, ठीक है ना, या पैटर्न में थोड़ा सा चेंज रहता है। बाकी क्वेश्चन आपके सेम ही आएंगे, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अगर ये AKTU का पेपर है तो आपके इसमें से क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, क्वेश्चन डेफिनेटली फंसेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन ए सॉल्व, जिसमें हमारे टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं और दो दो नंबर के सारे रहते हैं। यही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमको या तो पास भी करवा सकते हैं या इसको फेल भी करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पहला सेक्शन सही से कर लिया, एग्जामिनर को ये विश्वास दिला दिया कि आपके पास जानकारी है, तो आगे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है पेपर को सॉल्व आउट करने में, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको हमेशा कि जो सेक्शन आपको समझ में आ रहा हो या आपको ये लग रहा हो कि मुझे ये एक्यूरेट पता है, चाहे वो सेक्शन ए हो, चाहे सेक्शन बी हो, चाहे सेक्शन सी हो, उसी को उठाइए और पहले उसी को सॉल्व कीजिए, ठीक। तो आइए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन क्या आता है, राइट अबाउट द लोकेशन एंड साइज ऑफ फार्मेसी एज पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो भी आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं या हॉस्पिटल फार्मेसी जो होती है या रिटेल फार्मेसी जो होती है, होलसेल फार्मेसी होती है, उसका एरिया और लोकेशन क्या होना चाहिए, मतलब साइज क्या होना चाहिए, लोकेशन क्या होना चाहिए। जैसे आप घर बनवाते हैं 10x20 का बनवाते हैं, 10x30 का बनवाते हैं, 80 साइज टाइप का बनवाते हैं, तो उसी प्रकार से उस फार्मेसी का साइज क्या होना चाहिए और साथ साथ में उसकी अप्रोप्रिएट लोकेशन क्या होनी चाहिए एज पर IPHS, मतलब इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि फार्मेसी को डिफाइन कर देना। फार्मेसी इज अ प्लेस वेयर मेडिसिन आर कंपाउंडेड, प्रिजर्व्ड एंड डिस्पेंड। मतलब फार्मेसी एक ऐसी जगह, मेडिकल स्टोर सिंपल सा एक ऐसी जगह है जहां पर हम मेडिसिन को कंपाउंड करते हैं, प्रिजर्व करते हैं एंड डिस्पेंस करते हैं टू रिटेलर या टू कस्टमर, ठीक है। अब पूछा ये लोकेशन ऑफ द फार्मेसी, तो लोकेशन ऑफ फार्मेसी में पहला जो फार्मेसी की लोकेशन हो ये शुड बी अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया। देखिए यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बात नहीं की गई है, यहाँ पे अदर जो उद्योग होते हैं जैसे चमड़ा उद्योग हो गया, स्टील उद्योग हो गया, ठीक है, इन सब इस इंडस्ट्री से इसको अलग रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में धुआं, मतलब जो कहते हैं ना कि पोल्यूशन उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से आपकी जो ड्रग है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। एंड अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया, अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया का मतलब क्या है कि ऐसा एरिया जहाँ पे डेली का डेली धूल मिट्टी ये सब उड़ते हुए रहते हों और आपको वहाँ पे परेशानी हो, तो उस एरिया में भी नहीं होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द डिटोरिएशन, कि ड्रग जो हमारी है वो डिटोरिएट मतलब खराब ना हो सके। तो फार्मेसी शुड लोकेटेड टुवर्ड द सोसाइटी एरिया, मतलब सोसाइटी एरिया के आसपास में ही फार्मेसी लोकेट होनी चाहिए। मतलब जैसे आपका घर है, आपके घर से ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर के अंदर में वो फार्मेसी आपकी, मतलब जो रिटेल फार्मेसी है वो अवेलेबल होनी चाहिए। टू इजिली एंड टू गेट मेडिसिन क्विक, मतलब जल्दी आपको मिल जाए, आसानी से मिल जाए। शुड हैव सफिशिएंट एरिया टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्पेस फॉर द लेबर एम्प्लॉय मटेरियल स्टोरिंग। कहने का मतलब क्या है कि वो जो फार्मेसी है उसके पास एडिक्वेट एरिया होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे लेबर भी आ सके, जा सके, मतलब अपना काम कर सके, एम्प्लॉय कोई आते हैं वो भी आ जा सके, मटेरियल भी रख सके और स्टोर भी कर सके, ठीक है ना। अब साइज ऑफ फार्मेसी पूछ रहा है, तो मिनिमम एरिया टू ओपन अ ड्रग शुड बी, ड्रग स्टोर शुड बी 90 से 100 स्क्वायर फीट होना चाहिए और टोटल एरिया इसका 150 स्क्वायर फीट का होना चाहिए एज पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, ठीक है ना। फॉर स्मॉल हॉस्पिटल, अगर कोई स्मॉल हॉस्पिटल खोलता है तो जो फार्मेसी ऑल एडमिनिस्ट्रेशन एरिया, डिस्पेंसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एरिया एग्जिट इन सिंगल रूम, मतलब एक ही रूम में हो सकता है। लेकिन अगर लार्ज होता है तो सारे के सारे जो एरिया है वो सेपरेट रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है, हाउ ड्रग एडवर्स ड्रग इवेंट इज डिफरेंट फ्रॉम एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मतलब एडवर्स ड्रग इवेंट किस प्रकार से भिन्न है एडवर्स ड्रग रिएक्शन से। तो सिंपल सी बात यही आ गई कि कोई इवेंट का मतलब प्रोग्राम होता है और ADR रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि आपके बॉडी के ऊपर होता है। तो ADR का होना वो दैट्स कॉल्ड एडवर्स ड्रग इवेंट, मतलब एक प्रोग्राम के तहत आपके बॉडी के अंदर वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ उसको बोलते हैं। और एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है कि खुद में ही अनवांटेड इफेक्ट हमको देखने को मिला। तो इसको थोड़ा लैंग्वेज में देखते हैं। एडवर्स ड्रग इवेंट क्या है, एनी अनवांटेड मेडिकल अकरेंस, मैंने कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मेडिकल अकरेंस, मतलब जैसे हम कोई दवा खा रहे हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट, ठीक है ना, इन अ पेशेंट और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, मतलब किसी भी पेशेंट के ऊपर या जब हम क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसके ऊपर दिस सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेट अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, किसी ना किसी दवा को इंटेक करेगा, कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को इंटेक करेगा, व्हिच डज नॉट शो कैजुअल इफेक्ट विद द ट्रीटमेंट। कहने का मतलब क्या है कि जिस स्थिति के लिए
जिस चीज़ के लिए आपने उस ड्रग का यूज किया था वो इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने बुखार के लिए लिया था पैरासीटामॉल, तो उसने बुखार नहीं कम किया, लीवर टॉक्सिसिटी कॉज कर दिया। तो यही हमारे क्या है कि लीवर टॉक्सिसिटी कॉज करने की प्रक्रिया को, एक प्रोग्राम को ही क्या कहते हैं, एडवर्स ड्रग इवेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, एडवर्स ड्रग इवेंट मे बी एनी अनफेवरेबल, मतलब जो हमको नहीं चाहिए था, हमारे मतलब फेवर में नहीं होगा। ठीक है ना। एंड अनइंटेंडेड, मतलब हमको चाहिए नहीं होगा। साइन सिम्टम्स और डिजीज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट, मतलब कहने का क्या है कि जो हमको जो हमारे लिए अच्छा ना हो और हमको नहीं चाहिए होगा, उस प्रकार के साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिले, या कभी कभी ऐसा हो कि डिजीज बन जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे आप, एडवर्स ड्रग इवेंट बोलेंगे। और जबकि एडीआर क्या है, एडीआर इज एन अनइंटेंडेड एंड नॉक्सियस रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग, मतलब ये एक प्रकार का मतलब रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी के ऊपर, किसी भी ड्रग को ले रहे हैं उसका अनइंटेंडेड मतलब हमको नहीं चाहिए था, नॉक्सियस का मतलब खतरनाक, विच अकर एट अ नॉर्मल डोजेस यूज इन द मैन फॉर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और फॉर एनी मोडिफिकेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। मतलब कहने का क्या है कि उस ड्रग का यूज हमने मैन के ऊपर किया, अपने ऊपर किया, वुमेन के ऊपर, किसी के ऊपर किया, तो उसका अनइंटेंडेड एंड नॉक्सियस रिस्पॉन्स देखने को मिला। और उस ड्रग का हम किसी भी पर्पज में मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, या आपकी बॉडी में कोई फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शंस हो गए हैं, एग्जांपल के तौर पे स्नोफिल्स वगैरह बढ़ गए हैं, या ईटीसी आपका कुछ हड्डी वगैरह टूट गया है, तो उसके मॉडिफिकेशन करने के लिए हम जो ड्रग का यूज करेंगे, अगर उसका उल्टा इफेक्ट हमको अनइंटेंडेड या नॉक्सियस इफेक्ट देखने को मिला, तो दिस इज अंडरगो द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट इज मेडिकल अडियरेंस इन लिस्ट अकर ऑफ द मेडिकेशन नॉन अडियरेंस। देखिए सिंपल से कहने के बात है कि आप दवा लेकर आए, दवा अपने डॉक्टर ने बोला कि ये दवा 3 टाइम खानी है, दवा 2 टाइम खानी है, आपने क्या किया, फॉल्ट कर दी, आपने क्या किया कि दवा केवल 2 टाइम खाई और 3 टाइम खानी थी, उसको नहीं खाया, तो उसी को ही देख रेख में रखना, वही जो गलती आपकी है उसी को क्या बोलेंगे, मेडिकल अडियरेंस। ठीक है ना, मेडिकेशन अडियरेंस। तो कीप ए वॉच, कहने का मतलब क्या है कि कीप ए वॉच मतलब जो प्रिस्क्राइबर होगा, जो डॉक्टर होगा, वो उसको अपने अंडर में वॉच करे। ओनली द फॉल्ट ऑफ द पेशेंट व्हिच ऑफन मेक देम लाई अबाउट, कहने का मतलब क्या है कि डॉक्टर आया, आपसे पूछा भैया आपने दवाई खाई 3 टाइम वाली, बोला हमने खा ली, बल्कि आपने नहीं खाई, तो ये आपने झूठ बोला। टेकिंग द ऑफ द थिंग्स मेडिकेशन प्रिस्क्राइब, मतलब जैसे उसने जो भी मेडिकेशन दिया हुआ है, जो भी थिंग्स दी हुई है, आपको खाना है, इससे परहेज करना है, जैसे उसने बोला कि आपको अगर अस्थमा है, आपको आइसक्रीम नहीं खाना है, तो आपने आइसक्रीम खा ली, और जब डॉक्टर आकर पूछा कि भाई आपने आइसक्रीम तो नहीं खाई है, तो आपने झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने नहीं खाई, लेकिन आपने खाई है। तो वही उसने एडवाइस किया था कि आपको ये चीज़ नहीं खाना है, लेकिन आपने उस चीज़ को खाया, ऊपर से झूठ बोल दिया, तो इस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम होगी। फॉर थ्रो नॉट टेकिंग डिसएग्रीगेबल ड्रिंक्स परगेटिव और अदर दे समटाइम डाइज, इसीलिए बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। देखिए अस्थमा वाले आइसक्रीम खाएंगे तो एलर्जिक रिएक्शन होगा भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मैं भी अस्थमेटिक हूँ, तो मैं भी आइसक्रीम खा लेता हूँ, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं होती है, अभी भगवान की दुआ से सब कुछ अच्छा है। ठीक है ना। तो वो कभी कभी ऐसे मतलब डाई हो जाते हैं इस कंडीशन से। ठीक है ना। सभी लोग करते हैं। अगर आप आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, उससे पूछे कि आप दवा खाए बेटा, तो बोलेगा हाँ खा लिया, चाहे वो खाए हो चाहे ना खाए हो। ठीक है ना। एज पर WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत एंड द एक्सटेंट टू व्हिच अ पर्सन्स बिहेवियर टेकिंग ए मेडिकेशन, कहने का मतलब क्या है कि वो उस इंसान के मेडिकेशन लेने का तरीका क्या है, डाइट फॉलो करने का तरीका क्या है, एंड उसकी जो लाइफ स्टाइल होती है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करें कोरिस्पॉन्ड विद द एग्री रिकमेंडेशन फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मतलब कहने का क्या, अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने उसको कुछ चीज का सलाह दी हुई है, तो किसको उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, मेडिकल अडियरेंस बोलेंगे। अब यहाँ पर हमारे इसमें दो क्वेश्चन था, एक पूछा क्या है, व्हाट इज डिफाइन मेडिकल अडियरेंस, तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या पूछा था, इनलिस्ट कॉज ऑफ द मेडिकेशन नॉन अडियरेंस। ठीक है ना। तो कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं कि जो कि मेडिकल नॉन अडियरेंस हो, जैसे पुअर प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग रिफिलिंग, मतलब कहने का क्या है कि जो आप प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख कर दे रहा है, ठीक है, प्रिस्क्राइबर लिख कर दे रहा है, वो अच्छे से नहीं भरा हुआ है, अब उसमें मतलब TID BID, ठीक है ना, OS ये सब नहीं लिखा हुआ, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि 2 टाइम लेना 3 टाइम, कैसे फार्मासिस्ट समझाएगा। ठीक। कंज्यूमिंग एन इनकरेक्ट डोज, मतलब कहने का क्या, आप इनकरेक्ट डोज कंज्यूम कर सकते हैं। कंज्यूमिंग मेडिसिन इन अप्रोप्रिएट टाइम, मतलब आपको खानी थी 10 बजे, आप खा रहे हैं 12 बजे, आपको खानी थी 9 बजे, आप खा रहे हैं 11 बजे, तो ये इनअप्रोप्रिएट टाइम हो जाएगा। मिसिंग 1 और मोर डोज, मतलब ये आपने क्या किया कि आज सुबह की दवा खा ली, शाम की दवा नहीं खाई, तो ये आपने एक डोज को मिस कर दिया। स्टॉपिंग द ट्रीटमेंट बिफोर द स्पेसिफिक टाइम, जैसे टीबी के केस में होता है, उसमें क्या होता है कि 1 साल तक आपको दवा प्रॉपर चलानी होती है, लेकिन जैसे ही आपको 3-4 महीने के अंदर आराम मिलता है, आप दवा फिर छोड़ देते हैं। जब दवा छोड़ देते हैं तो उसका टीबी का कोर्स होता है 1 साल। अगर आपने चौथे महीने में दवा छोड़ी 1 दिन के लिए भी, तो आपका जो ट्रीटमेंट शुरू से शुरुआत होता है। ठीक है ना। क्योंकि जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इतना ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि अगर वो थोड़ा सा भी अपने आप को पनपने की कोशिश करें तो तुरंत पनप जाते हैं। मतलब आपने
आपने तो गलती कर दी, वो तुरंत पनप गए। तो इसलिए मतलब बीच में किसी भी प्रकार का जो मेडिकेशन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है या प्रिस्क्राइबर आपको देता है, अच्छा डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो आपका उसको बीच में ट्रीटमेंट स्टॉप नहीं करना चाहिए। कंज्यूमिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब फॉर द समवन एल्स, मतलब कहने का क्या है कि जैसे आपके फादर है, फादर को क्या बुखार हुआ था और आपकी एज, आपके फादर की एज 50 है, आपकी एज 18 है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आपने क्या किया, फादर की दवा खा ली, मतलब कहने का उनका बुखार की दवा दी थी डॉक्टर ने, आपको भी बुखार आएगा तो आपने भी पैरासीटामोल वही दवा खा ली, लेकिन उनकी डोज ज़्यादा थी, आपको डोज कम चाहिए थी। तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है कि आप जो प्रिस्क्राइब एल्स मतलब कंज्यूमिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब फॉर द समवन, मतलब किसी दूसरे की दवा को इनटेक कर लेना, ठीक। कंज्यूमिंग मेडिसिन विथ प्रोहिबिटेड फूड मेडिकेशन, मतलब आपको सिंपल सा भी मैंने अभी आइसक्रीम का एग्जांपल बताया कि आपको ये खाना नहीं खाना है, आप वो खाना खा करके भी दवा ले रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है, मेडिकेशन नॉन अधेरेंस के अंदर में आता है, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, इसका मतलब क्या है कि जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेता है कि आपका नाम क्या है, ठीक है ना, ये पूछता है। उसके बाद पूछता है कि आपको, जैसे आपने बताया कि मुझको अस्थमा की दिक्कत है, पहले कब से दिक्कत है, कितने साल से दिक्कत है, ठीक है ना, तो ये सब क्या होता है कि उस पेशेंट का इंटरव्यू लिया जाता है, और ये इस मायने में लिया जाता है कि पेशेंट को किसी भी प्रकार की हेसिटेशन ना हो, कि वो मतलब ऐसा उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो, ठीक है ना। तो कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन फॉर द मेडिकेशन थ्योरी, कहने का मतलब क्या है कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना किसके लिए, मेडिकेशन हिस्ट्री के लिए, मतलब कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन फॉर मेडिकल हिस्ट्री बाय इंटरव्यूइंग द पेशेंट इज कॉल्ड पेशेंट हिस्ट्री इंटरव्यू। कहने का मतलब क्या है, पेशेंट के बारे में, उसके प्रीवियस डिजीज के बारे में, कौन कौन सी मेडिकेशन ली, इसके बारे में उससे पूछना, उसका इंटरव्यू लेना, दिस इज अंडर द पेशेंट हिस्ट्री इंटरव्यू, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा मेडिकेशन हिस्ट्री इज अ detailed, accurate and complete account of all prescribed and non-prescribed medication that a patient had taken or currently taking, मतलब कहने का क्या है कि वो मतलब प्रीवियस पास्ट में वो ले चुका है या अभी के समय में ले रहा है, उसकी डिटेल, एक्यूरेट एंड कंप्लीट, कहने का मतलब क्या है, कितनी डोज में लिया था, कितने समय के लिए लिया था, किस लिए लिया था, किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, कब कब उसने उसका यूज किया, कब कब उसने यूज नहीं किया, इन सब चीज़ के बारे में जानने के लिए जो डॉक्टर, प्रिस्क्राइबर या फार्मासिस्ट उस पेशेंट से पूछते हैं, दिस इज अंडर दी, किसके अंदर में आता है, पेशेंट हिस्ट्री इंटरव्यू, पेशेंट हिस्ट्री इंटरव्यू के अंतर्गत में आता है। अब कौन कौन से डाटा आपसे वहाँ पे लिए जाते हैं, देखिए अगर ये आपसे 7 नंबर में पूछता है तो बस इसी सबको आपको डिफाइन कर देना है। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में जैसे उसका नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, ठीक है ना, उसका एड्रेस क्या है। डाइटरी इन्फॉर्मेशन में वो क्या खाता है, क्या पीता है, स्मोकिंग वगैरह करता है कि नहीं करता है। सोशल हैबिट्स का मतलब क्या है, मेडिटेशन करता है कि नहीं करता है, एक्सरसाइज वगैरह करता है या नहीं करता है, ठीक है ना। करंट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, मतलब प्रेजेंट टाइम में कोई मेडिकेशन चल रही है कि नहीं चल रही है। पास्ट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन कहने का मतलब क्या है कि इस मतलब पहले आपने कोई मेडिसिन ली थी या नहीं ली थी, किसी डॉक्टर को दिखाया था कि नहीं दिखाया था। करंट नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, मतलब कोई भी ऐसी दवा जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के, आप जैसे कोल्ड वगैरह हो गया हो तो आप उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पास्ट नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, मतलब आपने पूरे मतलब पहले मतलब अपने भूतकाल में, अपने पिछले कल में आपने कोई ऐसी दवा ली थी कि जिसको प्रिस्क्राइब ना किया गया हो लेकिन आपने उसको इनटेक की हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पूछा जाएगा पेशेंट हिस्ट्री इंटरव्यू में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कमेंट ऑन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द इंटर डिपार्टमेंट मेंटल कम्युनिकेशन। इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन का पहले आप मतलब समझ लीजिए कि क्या होता है। इंटर डिपार्टमेंट, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप हैं और आप कॉलेज में पढ़ने जाते हैं और आपके टीचर है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में देखिए टीचर आपका जो होगा वो अलग है, वो डिपार्टमेंट आपका अलग, वो जो कम्युनिकेशन होगा वो अलग होगा, लेकिन आपके दोस्तों में आपके जो बैचमेट्स होंगे, आपके जो क्लासमेट होंगे, जो आपके बेस्टी होंगे, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका अंदर का पर्सनल मामला होगा। तो उसी प्रकार से जैसे एक हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ है, उन स्टाफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, नर्स हो गए, ठीक है ना, वार्ड बॉय हो गए, जो भी क्या कर रहे हैं कि हेल्थ केयर में मतलब क्या कर रहे हैं कि आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो इंटर डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे, इंटर डिपार्टमेंट स्टाफ के अंदर में आएंगे, ठीक है। तब उनके बीच में कम्युनिकेशन करना क्या क्या रोल है फार्मासिस्ट का। देखिए इंटर डिपार्टमेंट जैसे फार्मासिस्ट फिजिशियन कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है ना, फार्मासिस्ट नर्स कम्युनिकेशन आ गया, फार्मासिस्ट कम्युनिकेशन आ गया, ठीक। तो अब उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट विद अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर स्टाफ लाइक फिजिशियन, नर्स एंड अदर फार्मासिस्ट हैव टू इंडिविजुअलाइज फार्मेकोथेरेपी। इसका मतलब क्या है, फार्मेकोथेरेपी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी डॉक्टर है तो डॉक्टर केवल प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, मेडिकेशन को, लेकिन कभी कभी आपने ये देखा होगा कि अगर आप गवर्नमेंट
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए होंगे तो डॉक्टर के बगल में फार्मासिस्ट बैठा होता है, और जब कोई भी दिक्कत आती है तो क्या करता है, वो फार्मासिस्ट से कंसल्ट करता है कि इसको ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, क्या चलाना चाहिए, क्या नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, तो वही इंडिविजुअलाइज्ड फार्माकोथेरेपी, मतलब इसको उस पेशेंट को किस प्रकार की मेडिकेशन हमको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। इंप्रूव द पेशेंट केयर, मतलब इंप्रूव पेशेंट केयर, जैसे फार्मासिस्ट को डोज का पता होगा, डिस्पेंस का पता होगा, कैसे डोसेज फॉर्म देना ये भी पता होगा। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू डॉक्टर के उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी। ठीक, फैसिलिटेट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा उसको फैसिलिटेट करेगा। जैसे आप अप्रेंटिस प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो आपके अंदर वो जो प्रोफेशनल वाली फीलिंग है कि आपके अंदर एक फार्मासिस्ट प्रोफेशनल वाली फीलिंग है, वो उसको डेवलपमेंट करेगा ड्यू टू द शेयर्ड नॉलेज, मतलब अपनी नॉलेज शेयर करके। ठीक, ये हो गया। उसके बाद टू डेवलप मेडिकेशन प्रोटोकॉल, मतलब आपको दवा किस हिसाब से लेनी है, कितने डोज में लेनी है, कितने टाइम में लेनी है। कम्युनिकेशन और थेरापेटिक आउटकम, मतलब आपको वो जो फार्मासिस्ट होगा वो डायरेक्ट पेशेंट से जाकर के पूछ सकता है या नर्स से जाकर के पूछ सकता है कि आपको इस दवा का रिस्पॉन्स कैसा देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट ऑफ एडीआर एंड देयर मैनेजमेंट, वो एडीआर का असेसमेंट कर सकेगा और उसको कैसे मैनेज किया जाए इसके विषय में भी वो उसका रोल काफ़ी अधिक होता है। सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन फॉर द हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए कौन कौन सी मेडिकेशन जरूरी है ये उस कौन करता है, फार्मासिस्ट ही सिलेक्ट आउट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट। देखिए जिससे सिंपल सा कि उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मतलब कोड ऑफ एथिक्स का मतलब उसकी नैतिकता किस प्रकार से होनी चाहिए। तो क्या क्या उसका वर्क है, पहला क्या है टू मेंटेन द प्रोफेशनल कंपिटेंस, मतलब कहने का क्या है कि जो अपना प्रोफेशनल है उसको वो बनाए रखे। ठीक है ना, दूसरा क्या है टू रेस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ एंड एबिलिटी ऑफ कोलोजियस एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जैसे फिजिशियन हो गए, नर्स हो गए, किसी को भी छोटा ना समझे, मतलब कहने का क्या है कि उसकी रेस्पेक्ट करे, उसकी वैल्यू करे, उसकी एबिलिटी को भी क्या करे वो रेस्पेक्ट दे। ठीक है ना, टू सर्विंग द सर्विस टू इंडिविजुअल कम्युनिटी और सोशल नीड, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल पेशेंट आता है तो भी उसको सर्विस दे, अगर कोई कम्युनिटी फार्मेसी मतलब आपकी जो मेडिकल स्टोर है तो वहाँ पे भी अपनी सर्विस दे सके। एंड सोशल नीड में भी जैसे वैक्सीनेशन वगैरह में गए थे फार्मासिस्ट तो वहाँ पर भी अपना दे सके। ठीक है ना, ये क्या है आपका फार्मासिस्ट का और मतलब कोड ऑफ एथिक्स है। ठीक, दे टू सीक जस्टिस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ रिसोर्सेज, कहने का मतलब क्या है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें वो जस्टिस रखे, मतलब एक हिसाब से बोले कि न्यायपूर्ण, तंगतपूर्ण, तर्कपूर्ण सब कुछ रखे। ठीक है ना, उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आता है डिफाइन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग। अब पहले आप समझिए कि ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग क्या होता है कि आप कोई भी ड्रग मतलब किसी भी पेशेंट को दे रहे हैं तो उस ड्रग का इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है, मतलब कहने का क्या जैसे कि पेशेंट है उसको ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, अब उसको ट्यूबरकुलोसिस से आप उसको मेडिकेशन दिए जा रहे हैं, आप दिए जा रहे हैं, तो उस मेडिकेशन का आज का क्या इफेक्ट है, कल का क्या इफेक्ट है, परसों का क्या इफेक्ट है, उसको आराम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी को क्या बोलेंगे ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग। मतलब कोई भी ड्रग आप थेरेपी दे रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग करना कि उसको इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ए प्रोसेस ऑफ एसेसिंग ड्रग कंसंट्रेशन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड टू इंश्योर दैट द ड्रग कंसंट्रेशन इज मेंटेन विद इन अ थेरापेटिक रेंज, मतलब उसको ये रखना है कि कितने समय तक वो ड्रग आपके बॉडी के अंदर रहेगी, वो काम करेगी, वो कितने समय के बाद वो ड्रग आपकी बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाएगी कि आपको उसकी दोबारा जरूरत पड़ेगी। ये किस में आता है, ड्रग थेरेपी में आता है। अब यहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, सेलेक्टिंग द ड्रग, मतलब वो ड्रग को सेलेक्ट करेगा, डोज को सेलेक्ट करेगा, डोजिंग इंटरवल को सेलेक्ट करेगा, किस रूट से आपको देना है ये भी सेलेक्ट करेगा, एंड डोसेज फॉर्म को भी क्या फार्मासिस्ट ही सेलेक्ट करेगा। रिवीजन एंड एडजस्टमेंट ऑफ द डोसेज रेजिमेन, कहने का मतलब क्या है कि आपको कब लेना है, किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार से एडजस्ट करना है उस डोज को, ये भी फार्मासिस्ट ही तय करेगा। ठीक है ना, एक्सेसिंग द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट लाइक पेशेंट कॉम्प्लाइंसेंस, मेडिकेशन और लेबोरेटरी एरर्स। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन इन सबको एक्सेस करेगा और उसके ऊपर वो मैनेजमेंट करेगा। इवोल्यूटिंग एंड एडजस्टिंग डोसेज फॉर द पेशेंट ऑन हेमोडायलिसिस, मतलब जैसे कोई पेशेंट हेमोडायलिसिस के ऊपर मतलब गया हुआ है तो उसको इवोल्यूट करेगा कि कितना उसको डोज चाहिए, कि मतलब कितनी नहीं चाहिए, इतनी डोज देने की क्या दिक्कत होगी, क्या दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, एंड मैनेजिंग एक्यूट ड्रग इंटोटॉक्सिन, मतलब कहने का क्या है कि जो इंटोटॉक्सिकेशन होता है किसी भी ड्रग का उसको क्या करे, उसको वो मैनेज कर सके। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ फार्मासिस्ट प्ले ए क्रूसिडियल रोल इन द बजट प्रिपरेशन, मतलब किसी भी हॉस्पिटल का जब बजट प्रिपरेशन बनता है तो उसमें जो फार्मासिस्ट होता है क्या रोल प्ले करता है। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, फार्मासिस्ट को ही पता होगा कितनी दवाई खपत हो रही है, कितनी दवाई खपत नहीं हो रही है, कितनी दवाई डिस्पेंस हुई, कितनी दवाई लानी है, कितनी दवाई नहीं लानी है। तो इसी हिसाब से कि एक हॉस्पिटल में अगर इतने पेशेंट, अगर 100 पेशेंट मतलब डेली आ रहे हैं तो उन 100 पेशेंट के लिए कितनी दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी ये कौन बताएगा, केवल आपका फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट तो सिंपल सी बात है वे बताएगा कि कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में आपको दवाइयाँ चाहिए। तो फार्मासिस्ट बाय सेल और डिस्पेंस द मेडिकेशन, हैंस दे नो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द ड्रग एंड डिवाइस रिक्वायर्ड, इट कम अंडर द बजट प्रिपरेशन। ठीक, तो ये चीज़ आपको तो समझ में आ गई होगी। ठीक है ना,
अब जो चीफ फार्मासिस्ट होंगे उनका जो प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रिपेयर करते हैं कि आपको 1 साल के अंदर इतनी दवाइयाँ चाहिए होगी या 1 महीने के अंदर इतनी दवाइयाँ चाहिए आपके हॉस्पिटल फार्मेसी में, जो कि ख़राब भी ना हो और हमारी उसमें किसी प्रकार का स्पॉयलेज या डिटोरिएशन ना देखने को मिले, हमको फ़ायदा भी हो। रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अमाउंट इन रुपीज फॉर द सप्लाईज एंड मटीरियल विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट फाइनेंशियल बजट। ठीक है, वही बात आ गई, सिंपल सा आप समझ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, डिफाइन फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट विद सुटेबल एग्जांपल। ए टेस्ट रिजल्ट दैट इंडिकेट दैट अ पर्सन हैज अ स्पेसिफिक डिजीज और कंडीशन व्हेन द पर्सन एक्चुअली डज नॉट हैव डिजीज और कंडीशन। कहने का मतलब क्या है कि मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप उस चीज़ से ग्रसित नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो आपने किसी भी प्रकार का दिया तो डॉक्टर ने कह दिया कि आपको ये दवाई मतलब डिजीज है। इसका मतलब क्या है कि आपको एक स्पेसिफिक डिजीज नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपके जो टेस्ट रिजल्ट है वहाँ पे वो आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोविड के चक्कर में भी हुआ था, तो कोविड में क्या हो रहा था कि जिसको कोविड नहीं भी हो रहा था तो वो रैंडम टेस्टिंग में कोविड इंडिकेटर, तो उनका RT-PCR करा के कंफर्म किया जा रहा था कि हाँ उनको कोविड नहीं है। ठीक है, उसी को बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, इंडिकेटर वुमेन इज प्रेगनेंट, ठीक है ना, when she is not और कन्विक्शन ऑफ इनोसेंट पर्सन। कहने का मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी जो टेस्ट होता है वहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, फिर भी क्या हुआ कि आपको प्रेगनेंसी वहाँ पे दिखाई गई, तो यही क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट होता है। हेल्दी पीपल आर आइडेंटिफाइड एज सिक, मतलब जो हेल्दी पीपल होंगे उनको बीमार करके दिखाया जाएगा, यही होता है फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, इनलिस्ट वेरियस केमिकल टेस्ट बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म ड्यूरिंग द यूरिन एनालिसिस। तो इसमें डिपिस्टिक टेस्ट होता है जिसमें हम ग्लूकोयूरिया मतलब ग्लूकोसो यूरिया का एस्टिमेशन करते हैं। रोथेरास टेस्ट होता है जिसमें हम एस्टिमेशन ऑफ कीटोन यूरिया का करते हैं। ठीक है ना। एस्टिमेशन ऑफ द यूरिन प्रोटीन जिसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी में इसका सिंपल सा बायोकेमिकल टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन ए था। अब हम आते हैं आपके सेक्शन बी के ऊपर, जिसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन हॉस्पिटल एंड क्लासीफाई हॉस्पिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे डिफाइन एंड क्लासीफाई हॉस्पिटल्स ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हॉस्पिटल की डेफिनेशन देनी कि हॉस्पिटल क्या होता है। तो हॉस्पिटल इज एन इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर आप रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हॉस्पिटल एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। जैसे आपका घर आपके लिए रहने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से आपके एरिया में एक हॉस्पिटल आवश्यक है। ठीक है ना। तो हॉस्पिटल इज ए इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द सोसाइटी व्हिच हेल्प द सिक एंड इंजर्ड पीपल टू अटेन देयर हेल्थ। मतलब जो बीमार हो गए हैं या जो चोट खा गए, इंजर्ड हो गए पीपल, वो अपनी हेल्थ को दोबारा से पा सकें, उसमें वो क्या करें, मदद करें हॉस्पिटल। तो सिंपल सा बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम अपना इलाज करवाते हैं। अगर बीमार होते हैं तो जाते हैं, अगर इंजर्ड हो गए तो जाते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। ठीक है ना। हॉस्पिटल प्रोवाइड पेशेंट केयर सर्विसेज लाइक प्रिवेंशन। मतलब प्रिवेंशन कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोविड आया था तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब इलाज से बचाव अच्छा है। तो जो हॉस्पिटल का एक काम होना चाहिए कि प्रिवेंशन आपको बताना चाहिए कि आपको ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, मतलब ड्राई फूड होना वो खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपकी प्रिवेंशन हो गई। डायग्नोसिस हो गई, जैसे डायग्नोसिस करना कि आपको अस्थमा है, टीबी है कि नहीं है। ठीक है ना। एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, मतलब जो ये डिजीज हो गई उसका ट्रीटमेंट करना, ये कौन करता है, हॉस्पिटल, विद द हेल्प ऑफ द फिजिशियन, सर्जन, फार्मासिस्ट, नर्सेस एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ये क्या होते हैं, फार्मासिस्ट के हॉस्पिटल के यूनिट्स होते हैं। कौन कौन से, फिजिशियन हो गए, सर्जन हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, नर्स हो गए, एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे वार्ड बॉय वगैरह हो गए। ठीक है ना, ये हो गए। उसके बाद इसने पूछा क्लासिफिकेशन ऑफ दी हॉस्पिटल। ठीक है, यहाँ पर इसने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पूछा। मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट पूछने का मतलब क्या है कि आप डिफरेंट फॉलोइंग टाइप के आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताएंगे। तो पहला क्या है, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द सर्विस, मतलब किस लेवल की सर्विस आपको वो हॉस्पिटल दे रहा है। तो वहाँ पे प्राइमरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी हॉस्पिटल एंड टर्जरी हॉस्पिटल होगा। उसके बाद बेस्ड ऑन द क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल बेसिस, क्लिनिकल के बेसिस में हॉस्पिटल आपका डिजीज क्योर टाइप, मतलब किस टाइप के डिजीज के लिए वो हॉस्पिटल बना हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जहाँ की स्पेशलिस्ट बैठते हैं, जैसे हार्ट के स्पेशलिस्ट हो गए, वहाँ पे ऑपरेशनल वगैरह हो रहा है। ठीक है ना। और डायलिसिस वगैरह होती है तो किडनी स्पेशलिस्ट हो गए। ठीक है ना। उसके बाद मेडिसिन सिस्टम के आधार पर जैसे कि आयुष डॉक्टर हो गए, फिजिशियन मतलब एलोपैथी के डॉक्टर हो गए, होम्योपैथिक के डॉक्टर हो गए, तो होम्योपैथिक हॉस्पिटल हो गया। ठीक है ना। इसके बेसिस पे पीपल ग्रुप सर्विस, मतलब किस प्रकार के पीपल को ग्रुप को सर्विस, जैसे पेडियाट्रिक हो गए, जेराटिक हो गए, एडल्ट हो गए, प्रेगनेंटेड हो गए, वुमेन्स हो गई, इनके आधार पर हमारा जो हॉस्पिटल होता है। देखे जैसे आप बोलते हैं ना, मतलब जैसे प्रेगनेंट वुमेन के लिए अलग सा हॉस्पिटल होता है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पीपल ग्रुप एट सर्विस
सर्विस के तौर पे हॉस्पिटल को क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद आता है नॉन क्लिनिकल। नॉन क्लिनिकल में जैसे आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया और प्राइवेट हॉस्पिटल है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे आपके आर्मी हॉस्पिटल हो गया, रेलवे हॉस्पिटल हो गया एंड जनरल हॉस्पिटल हो गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे मिशनरी एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये सारे आते हैं। अब इन्हीं को एक एक करके हमको यहाँ पे पूरा का पूरा डिफाइन करना है और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो पहला क्लासिफिकेशन किसके ऊपर था, लेवल ऑफ द सर्विस, मतलब किस प्रकार के लेवल की आपको सर्विस प्रोवाइड कराना है। उसमें पहला क्या था आपका प्राइमरी हॉस्पिटल। तो प्राइमरी हॉस्पिटल इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड फैमिली विद द हेल्थ सिस्टम। मतलब जो प्राइमरी हॉस्पिटल होता है ये आपका पहला लेवल होता है कि आपसे, मतलब आपकी फैमिली या आपसे उस हेल्थ सिस्टम को जोड़ा जाए। जैसे हॉस्पिटल है और आप है, तो आप वो प्राइमरी हॉस्पिटल है, ये आपको जोड़ेगा, इंटरकनेक्ट करेगा बीच में कि हाँ यहाँ पे हमारी ये सुविधाएं उपस्थित है। आपको वहाँ पे उसका मतलब क्या करेगा, डिजीज का ट्रीटमेंट कराएगा, डायग्नोसिस कराएगा, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी हॉस्पिटल के अंदर में होता है। जैसे आपके यहाँ पे CHC वगैरह पाए जाते हैं, जैसे मतलब हेल्थ सेंटर हो गए, ठीक है, जनरल फिजिशियन बैठते हैं, तो ये सब कहते हैं प्राइमरी हॉस्पिटल के अंदर में आते हैं, ठीक है। सर्विस ऑफ द प्राइमरी हॉस्पिटल क्या क्या हो जाएगी, जैसे केयर फॉर मदर एंड चाइल्ड, मतलब जो मदर और चाइल्ड है उसका केयर करना। ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमन डिजीज, जैसे कोल्ड वगैरह हो गया, फीवर वगैरह हो गया, ठीक है ना, इन सब में क्या करना, उसको ट्रीट आउट करना। जैसे स्पेशलिस्ट भी बैठेंगे वहाँ पे, जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, तो वो उनके लिए हो जाएगा। हेल्थ एजुकेशन, मतलब आपको आपके गांव में कैंप लगाएं और बताएं कि आपको हेल्थ एजुकेशन, जैसे कोविड के समय में हमारा हेल्थ एजुकेशन कि आपको मास्क पहन कर रखना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, तो ये हेल्थ एजुकेशन में आएगा। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, ड्राई फूड अच्छे तरीके से खाना है, तो ये सब आता है हेल्थ एजुकेशन में आता है। ये क्या प्राइमरी हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं। प्रिवेंशन ऑफ लोकली इंडेमिक डिजीज, मतलब जो लोकली इंडेमिक डिजीज हो गई, देखिए कोविड आपका लोकली नहीं है, वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक डिजीज है। एंडेमिक का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में ही रह करके वो सिमट जाना, दिस इज कॉल्ड एंडेमिक डिजीज। और लॉन्ग वर्ल्ड वाइड फैल जाना, या लंबे लंबे उसमें फैल जाना, एरिया में फैल जाना, दिस इज द पैंडेमिक डिजीज। इम्यूनाइजेशन जैसे कोविड के समय में आपको इम्यून बूस्टर डोज लग रही थी, ठीक है ना, वो हो गया। एंड ट्रीटमेंट ऑफ द इंजरीज, मतलब आपको कट पीट गया हो, हड्डी वगैरह टूट वूट गई हो, तो वो भी आपकी क्या है, प्राइमरी हॉस्पिटल के सर्विसेज में आती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकेंडरी हॉस्पिटल। सेकेंडरी हॉस्पिटल क्या, सेकेंड टायर ऑफ द हेल्थ सिस्टम, मतलब ये क्या होते हैं कि सेकेंड टायर होते हैं हेल्थ सिस्टम के। जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, जहाँ पर आपको एवरी टाइप्स के डॉक्टर्स मिलेंगे और साथ ही साथ में आपको सभी प्रकार की वहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी। इन विच पेशेंट आर रिफर फ्रॉम द प्राइमरी हेल्थ केयर टू हायर हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको इंजरी हो गई, इंजरी होने के बाद आपकी हड्डी 3 जगह से टूट गई, आप प्राइमरी हॉस्पिटल में गए, प्राइमरी हॉस्पिटल में बोला कि हड्डी आपकी टूट गई है, हमारे यहाँ पे यथासंभव ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको रिफर कर देगा कहाँ के लिए, आपको ऊपर के लिए, सेकेंडरी हॉस्पिटल के लिए, ठीक। तो वहीं पर इसका मतलब क्या जाएगा, सेकेंड टायर ऑफ द हेल्थ सिस्टम, ठीक। इन विच पेशेंट आर रिफर फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ केयर टू हायर हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है। इट प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज थ्रू द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशलिस्ट, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन से सपोर्टिव स्टाफ होंगे, जैसे फार्मासिस्ट होंगे, नर्सिंग डिपार्टमेंट होगा, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी होगी एंड लेबोरेटरी, ये सारे क्या होंगे आपको यहाँ पे सेकेंडरी हॉस्पिटल में देखने को मिलेंगे। अब इनका फंक्शन क्या होगा, प्रोवाइड क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक, ये चीज़ हो गई। उसके बाद थर्ड आपका क्या आएगा, ट्रेजरी हॉस्पिटल, जैसे मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल हो गया, इंटरनेशनल कॉलेज हॉस्पिटल हो गया, जैसे एम्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, ट्रेजरी हॉस्पिटल्स में आते हैं कि, ठीक है, जहाँ पे बहुत लंबा वो मतलब बहुत लंबा एरिया, बहुत बड़ा अस्पताल हो गया, ठीक है ना। स्पेशलाइज्ड कंसल्टेटिव केयर इज प्रोवाइडेड ऑन द रेफरल फ्रॉम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर, मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपको प्राइमरी हॉस्पिटल या सेकेंडरी हॉस्पिटल ट्रीट नहीं कर पाया, उसने रिफर कर दिया आपको ट्रेजरी हॉस्पिटल के लिए, तो वहाँ पर इसका मतलब काफ़ी उच्च लेवल का मतलब काम यहाँ पे हो रहा है। जैसे हाई कोर्ट में मामला नहीं बना ना तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या प्राइमरी और सेकेंडरी हॉस्पिटल में काम नहीं बना तो हम ट्रेजरी हॉस्पिटल में चले गए। फीचर्स क्या क्या होंगे, ठीक है ना, आईसीबी होगा, एडवांस डायग्नोस्टिक आईसीयू होगा, एडवांस डायग्नोस्टिक सपोर्ट सर्विसेज होगा, स्पेशलाइज्ड मेडिकल पर्सनल्स होंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एम्स हो गया, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हो गया, ठीक है ना, ये सारे बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस होंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल बेस्ड ऑन द क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल बेसिस के आधार पर। तो पहला क्या है, क्लिनिकल बेसिस के आधार पर हॉस्पिटल कितने प्रकार के हैं, तो बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, मतलब कहने का क्या है कि हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन उसके एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन के आधार पे। तो पहला क्या है, कार्डियक हॉस्पिटल, मतलब जहाँ पे हार्ट की जो इलाज होगा। दूसरा ईएनटी हॉस्पिटल, मतलब जहाँ पर आपका
आई नोज थ्रोट का हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल जहाँ पर आप आँख की दिक्कत कंप्लीट होगी, कोविड हॉस्पिटल हो गया, किडनी हॉस्पिटल हो गया एंड आर्थोपेडिक हॉस्पिटल। ये सारे हॉस्पिटल किसके अंतर्गत में आ गए, एंड एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। उसके बाद बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डिजीज क्योर्ड, मतलब किस टाइप के डिजीज को वो क्योर्ड कर रहे हैं वो हॉस्पिटल, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन। जिससे कैंसर हॉस्पिटल, जैसे जो ऐसे हॉस्पिटल जो कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको कैंसर हॉस्पिटल के अंतर्गत में आया। स्किन डिजीज हॉस्पिटल, मतलब जो डर्मिस की प्रॉब्लम हो रही है उसको जो डिजीज कर रहे हैं, मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हॉस्पिटल फॉर सेक्सुअल डिजीज, मतलब जो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ हॉस्पिटल फॉर सेक्सुअल डिजीज, देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल कर लीजिए, मतलब जो सेक्सुअल डिजीज के लिए हमारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं। फॉर न्यूरोनल एंड मेंटल डिसऑर्डर, मतलब जो न्यूरोनल और मेंटल डिसऑर्डर जैसे सीजोफ्रेनिया वगैरह हो गया, मेंटलनेस हो गया, ठीक है ना, इन सब के लिए एक अलग से हॉस्पिटल होता है। तो वो होगा क्या, न्यूरोनल एंड मेंटल डिसऑर्डर के लिए एक खास प्रकार का हॉस्पिटल। तो ये बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द डिजीज कोड, मतलब किस टाइप के डिजीज का वहाँ पे इलाज चल रहा है, इसके आधार पर हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब किस उसके मतलब जो हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन है उसको किस ग्रुप के पीपल को सर्व किया जा रहा है। जैसे पेडियाट्रिक, मतलब बच्चों का हॉस्पिटल हो गया। जेराटिक हॉस्पिटल का मतलब जो मतलब ओल्ड एज के जो पेशेंट हो गए उनके लिए हो गया। मैटरनिटी हॉस्पिटल, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो मतलब जहाँ पे बच्चे वगैरह पैदा होते हैं, ठीक है ना। एंड गायनेकोलॉजिकल हॉस्पिटल, मतलब जो वहाँ पे प्रेगनेंसी वगैरह जब हो जाती है तो वहाँ पे हम जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे आता है, गायनेकोलॉजिकल हॉस्पिटल हो गए। उसका बेस्ड ऑन दी मेडिसिन सिस्टम, मतलब मेडिसिन सिस्टम के आधार पे। तो एलोपैथिक हॉस्पिटल जहाँ पर हमारी एलोपैथिक ड्रग चलती हो, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जहाँ पे हमारी केवल आयुर्वेदिक ड्रग चलती हो, होम्योपैथिक हॉस्पिटल जहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन चलती हो, सिद्धा सिस्टम जहाँ पे सिद्धा मेडिसिन चलती हो, और यूनानी हॉस्पिटल जहाँ पे यूनानी मेडिकेशन चलती हो, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किसके आधार पे था, ऑन द क्लिनिकल बेसिस के आधार पे। तो बेस्ड ऑन द ओनरशिप, मतलब ओनरशिप के आधार पे, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके 3 टाइप के हो जाएंगे, एक आर्मी हॉस्पिटल हो जाएगा, रेलवे हॉस्पिटल हो जाएगा एंड जनरल हॉस्पिटल हो जाएगा। अब चाहें तो आप इसको आर्मी हॉस्पिटल हेडिंग डाल करके, तो अंडर द आर्मी एंड कमांडर ETC, तो यहाँ पे किसका इलाज होता है, केवल आर्मी वाले जो होते हैं उनका इलाज होता है। रेलवे फार्मासिस्ट, मतलब जो रेलवे वगैरह के जो कर्मचारी वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए होता है। जनरल हॉस्पिटल में सभी प्रकार के लोगों का होता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गया, मिशनरी हॉस्पिटल हो गया। अब फंक्शन क्या क्या है हॉस्पिटल के, पहला क्या है, पेशेंट केयर, जैसे आप डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, इमरजेंसी केयर देंगे। पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज, मतलब उनको आप बताएंगे कि आपको ये चीज़ नहीं करना है, ये आपको क्या जाएगा पब्लिक हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एंड एजुकेशन, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द जूनियर डॉक्टर, नर्सेस एंड फार्मासिस्ट, मतलब जो भी एजुकेशन लेके, जैसे कोई MBBS करके आ रहा है तो वो जूनियर डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो जो सीनियर डॉक्टर MD MS वाले हैं वो अपने अंडर में रखेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे। नर्सेस होंगे तो नर्सिंग के डिपार्टमेंट में, फार्मासिस्ट के डिपार्टमेंट में जाएंगे। अप्रेंटिस फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस आप जानते ही हैं, वैसे अप्रेंटिस नर्स, अप्रेंटिस फार्मासिस्ट, अप्रेंटिस डॉक्टर, तीनों की प्रैक्टिस होती है, ठीक। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, यहाँ पर होता है कंप्लीट। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आता है, डिफाइन हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, मतलब जो हॉस्पिटल की फॉर्मुलरी उसको आपको डिफाइन करना है। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरीज, मतलब कितने टाइप के हॉस्पिटल फॉर्मुलरीज होती है, और उस हॉस्पिटल में कोई भी ड्रग को हम एडिशन कर रहे हैं तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, इसके विषय में इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर पहले, सबसे पहले आपको कैसे करना है, पहले हॉस्पिटल फॉर्मुलरी की आपको डेफिनेशन देनी है। तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इज द लिस्ट ऑफ मेडिसिन which are considered most useful and safe in the patient care by a hospital। कहने का मतलब क्या है कि हॉस्पिटल की एक हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होती है कि वहाँ पर ये मेडिसिन प्रेजेंट है और मेडिसिन का यूज क्या है, कैसे उसको लेना है, उसकी डोसेज कितनी चाहिए, ये सारी एक फॉर्मुलरी बनाई जाती है, ठीक है ना। एक डाटा बनाया जाता है, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, ठीक। तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इज द लिस्ट ऑफ मेडिसिन, मतलब क्या है, ये लिस्ट ऑफ मेडिसिन की लिस्ट है, व्हिच आर कंसीडर्ड मोस्ट यूजफुल एंड सेफ इन द पेशेंट, जो कि कंसीडर किया जाता है कि मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रही हो और पेशेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो सेफ हो, ठीक है ना। केयर बाय हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल के द्वारा। कैसे, अब एग्जाम्पल के तौर पर, अब मतलब आपका कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जैसे पैरासीटामॉल आपके पास अवेलेबल है, तो आपने एक हॉस्पिटल फॉर्म में पैरासीटामॉल, आपके पास डाइसाइक्लोमिन बताया, ठीक है ना। अब उसके आगे उसका यूज किया, पैरासीटामॉल का फीवर में यूज होगा, डाइसाइक्लोमिन का आपने कहाँ पे इन द स्टमच बर्निंग या स्टमच पेन में हो गया, ठीक है ना। इसे लाकर रेनिटिडीन, फोमिटिडीन, ठीक है ना, ओमिप्राजोल, ओस्माप्रोजोल, बहुत सारी ऐसे मेडिसिन है जो कि हॉस्पिटल में जनरल यूज की जाती है, ठीक है ना। तो उनकी एक फॉर्मुलरी बना लेना, ठीक है ना। फॉर्मुलरी बना करके उसके आगे उसका यूज लिख लेना कि ये इस यूज में आएगी, ठीक है ना। तो ये कंसिडर की जाती है मोस्ट यूजफुल एंड सेफ इन द पेशेंट केयर बाय अ हॉस्पिटल। द हॉस्पिटल मेडिकल स्टाफ वर्किंग थ्रू द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। कहने का मतलब क्या है कि जो मेडिकल स्टाफ होगा
वो पीटीसी कमेटी मतलब पीटीसी के साथ में जाकर के काम करेगा। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी जो कि क्या करती है, सिंपल सा आपके हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से टाइप के जो ड्रग्स हैं वो अवेलेबल होंगे, ये निर्भर करती है, ठीक है ना। आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द हॉस्पिटल फार्मेसी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके, हॉस्पिटल फार्मूले के प्रिपरेशन के, किसी भी हॉस्पिटल के। तो सिंपल अगर टर्म में समझना चाहें तो हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या है, हॉस्पिटल फार्मूलरी लिस्ट ऑफ द मेडिसिन है जो कि उस हॉस्पिटल में प्रेजेंट होंगी, उपस्थित होंगी और जिनका यूज किया जा रहा होगा। और हॉस्पिटल फार्मेसी किसके अंतर्गत बनाया जाएगा, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के अंतर्गत में, विद द हेल्प ऑफ मेडिकल स्टाफ एंड फार्मेसी स्टाफ के साथ में वर्क करके हमारा क्या बनेगा, ये हॉस्पिटल फार्मूलरी बनाई जाएगी, ठीक है ना। दी हॉस्पिटल फार्मूलरी आल्सो कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉक्सिसिटी एंड टूवर्ड साइड इफेक्ट एंड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ द वेरियस ड्रग, जो कि मैंने आपको जस्ट बताया कि जो हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या गया, जैसे पैरासीटामॉल लगा हो तो पैरासीटामॉल का यूज आपका फीवर में यूज होगा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या जाएगा कि लीवर टॉक्सिसिटी कॉज की हो जाएगी। तो यही आपकी क्या बन जाएगी, एक फार्मूलरी बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं क्या, हॉस्पिटल फार्मूलरी। हर एक हॉस्पिटल की अपनी अलग अलग हॉस्पिटल फार्मूलरी होती है, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल में अलग अलग ब्रांड की दवाइयाँ आपको देखने को मिलेगी, केवल कहां पे छोड़ करके, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उस वहां को छोड़ करके, ठीक। उसके बाद रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ द हॉस्पिटल फार्मूलरी, मतलब हॉस्पिटल फार्मूलरी को प्रिपेयर करने में फार्मासिस्ट का क्या रोल होगा। तो पहला क्या है, फार्मासिस्ट कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द वेरिएंट ड्रग फ्रॉम द डिफरेंट फार्माकोपिया, मतलब जो फार्मासिस्ट होगा वो फार्माकोपिया को पढ़ेगा और उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद ये देखेगा कि कौन सी ड्रग कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, किसका एडवर्स इफेक्ट कम है, किसकी टॉक्सिसिटी नहीं देखने को मिल रही है और कौन सी ड्रग पेशेंट के लिए अच्छी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, फार्मासिस्ट डिसाइड करेगा। वो इन्फॉर्मेशन जब उसके पास होगी तो वो एक स्पेसिफिक टाइप की ड्रग को वहां पे क्या करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा कि ये हॉस्पिटल फार्मूलरी में रहनी चाहिए, ठीक है ना। इवैल्यूएट वेरियस ड्रग एज पर द पीटीसी गाइडलाइन, मतलब फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक गाइडलाइन के आधार पे वो डिफरेंट टाइप की जो ड्रग होगी उनका इवैल्यूएशन करेगा। जो इवैल्यूएशन करने पर अपने पैमाने पे खड़े उतरेंगे उनका हॉस्पिटल फार्मूलरी में नाम वो डाल देगा। प्रोक्योर द फार्मूलरी ड्रग रिक्वायर्ड क्वांटिटी फ्रॉम द राइट सोर्स, कहने का मतलब क्या है कि कितने अमाउंट में आपको दवा चाहिए, ठीक है ना। ये भी आपको कौन, फार्मासिस्ट की निर्भर करेगा, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनुअल डिवीजन ऑफ द फार्मूलरी, मतलब एनुअल मतलब हर साल बदलने के लिए, या वही चलेगी कि कुछ उसमें बदला जाएगा, तो उसके लिए भी फार्मासिस्ट वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आता है कंटेंट ऑफ द हॉस्पिटल फार्मूलरी, मतलब जो हॉस्पिटल फार्मूलरी तो वहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इन्फॉर्मेशन ऑन द ड्रग्स टू बी यूज इन द हॉस्पिटल, मतलब कहने का क्या है कि जो ड्रग है वो जो हॉस्पिटल में यूज हो रही है कि उसका इन्फॉर्मेशन, जैसे उसका जेनरिक नेम, उसका कॉमन नेम, उसकी क्या डोज है और उसकी कैटेगरी, जैसे एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक, नॉन स्टेरॉइडल, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कार्डियोग्लाइकोसाइड है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। उसकी कैटेगरी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद डिटेल ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आप प्रिस्क्रिप्शन पे क्या राइट करें, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, सेक्स हो गया, एड्रेस ऑफ द पेशेंट हो गया, डेट ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिसिन, मतलब किस डेट को आप मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, नेम एंड पोटेंसी ऑफ द ड्रग, मतलब कौन सी ड्रग का आप यूज कर रहे हैं और कितनी पोटेंसी में यूज कर रहे हैं। क्वांटिटी इंस्ट्रक्शन साइन ऑफ द फिजिशियन, मतलब कितनी क्वांटिटी में आपको लेना है, एक टैबलेट, 2 टैबलेट लेनी है, आधी टैबलेट लेनी है, ये क्वांटिटी इंस्ट्रक्शन के द्वारा आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। एंड साइन ऑफ द फिजिशियन, और वहाँ पे आपका फिजिशियन जो होगा, जो प्रिस्क्राइबर होगा, उसका आपको वहाँ पे साइन देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद इन्फॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज, मतलब आपके हॉस्पिटल में कौन कौन सी हॉस्पिटल पॉलिसीज अवेलेबल हैं, ठीक है ना। स्पेशल इन्फॉर्मेशन लाइक द एसेंशियल ऑफ द नार्कोटिक प्रिपरेशन, कहने का मतलब क्या है कि जो नार्कोटिक प्रिपरेशन है उनके बारे में वहाँ पे लिखा होगा कि आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। टेबल ऑफ द पोसोलॉजी, मतलब पोसोलॉजी तो सिंपल सा जो हमको कितनी डोजेस में ड्रग को देनी है ये भी वहाँ पे लिखा होगा। पॉइजन एंड देयर एंटीडोट, मतलब जो पॉइजन्स है उनके एंटीडोट के बारे में वहाँ पे हॉस्पिटल फार्मूलरी में लिखा होगा, ठीक है। तो ये सारी कंटेंट होंगे किसके, हॉस्पिटल फार्मूलरी के। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द हॉस्पिटल फार्मूलरी, मतलब जो हॉस्पिटल फार्मूलरी होती है वो कितने टाइप की होती है। एक होगा ओपन फार्मूलरी, दूसरा होगा क्लोज और रिस्ट्रिक्टेड फार्मूलरी, और तीसरा होगा इंसेंटिव बेस्ड फार्मूलरी। इसी को एक एक करके आइए हम जानते हैं कि क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ओपन फार्मूलरी क्या आता है, एन ओपन फार्मूलरी सर्व merely as a guide, a physician may prescribe any drug but इज इनकरेज्ड टू यूज द फॉर्मुलरी लिस्ट इन द प्रिस्क्राइबिंग डिसीजन, कहने का मतलब क्या है, ओपन फॉर्मुलरी का मतलब क्या है कि जैसे कोई मतलब प्रिस्क्राइबर है, कोई फिजिशियन है, उसने आपको ड्रग को प्रिस्क्राइब कर दिया और हॉस्पिटल फॉर्मुलरी आप चाहे देख भी सकते हैं या स्टाफ भी देखकर बता सकते हैं। जैसे फार्मासिस्ट ने देखा कि यहाँ पर डॉक्टर ने इस ड्रग को प्रिस्क्राइब किया है तो उसके हिसाब से वो क्या कर देगा, डिसीजन लेगा कि कितनी डोज में देना है कि कितनी डोज में नहीं देना है, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी उस फॉर्मुलरी में लिखा हुआ होगा। अगर कोई पेशेंट को हॉस्पिटल फॉर्मूलरी मिलती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि आप अपनी दवा कराने के लिए गए, अब
उसने एक डायरी दे दी, उस डायरी में हॉस्पिटल फार्मेसी के सारे रिकॉर्ड लिखे हैं, उसमें आपने अपनी ड्रग लिखे, मुझे पैरासीटामॉल दिया, मुझे एसिलॉक दिया, मुझे सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया, मुझे ऑफ्लॉक्सासिन दिया, मुझे मेट्रोनिडाजोल दिया, ये दवा मुझको दी गई, ठीक है ना, कार्डियक ग्लाइकोसाइड दी गई। अब उसको किस तरीके से यूज करना है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उस फार्मूले में देख करके कितनी डोज लेनी है, कितने समय के लिए लेनी है, कितने टाइम पीरियड पे लेनी है, ये देख करके आप वहाँ पे पता लगा सकेंगे। तो ये होती है क्या, ओपन फार्मूलरी। दूसरे होते क्लोज्ड और रिस्ट्रिक्टेड फार्मूले, जो कि रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हो, ठीक है ना। एंड क्लोज्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड फार्मूलरी लिस्ट द ड्रग दैट विल बी रीइम्बर्स्ड बाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब उसको खत्म कर दी गई है कि आप हॉस्पिटल में नहीं आएगा, जैसे उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा आ रहा था तो उसको हटा दी गई, ठीक है। नॉन फार्मूलरी ड्रग विल बी रीइम्बर्स्ड ओनली, कहने का मतलब क्या है कि ऐसी ड्रग जो कि मतलब फार्मूलरी में नहीं उपस्थित है फिर भी आपके हॉस्पिटल में है तो उसको भी हटाना। इफ़ दे एथोराइज प्रायर टू द प्रिस्क्राइबिंग, मतलब कहने का क्या है कि अगर उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं तभी, ठीक है ना, उसमें हम ऐड कर सकते हैं। अब इसका सिंपल सा मतलब समझिए कि आपके हॉस्पिटल में कोई ड्रग उपस्थित नहीं है, ठीक है, आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी में नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट आपको अच्छा देखने को मिला तो आप उसको बाहर से ला सकते हैं। तो ये क्या है कि आपके क्लोज फार्मूलरी के अंतर्गत में आएगी। उसके बाद में आता है इंसेंटिव बेस्ड फार्मूलरी। तो एन इंसेंटिव बेस्ड फार्मूलरी रिप्रेजेंट ए हाइब्रिड बिटवीन ओपन एंड क्लोज फार्मूलरी, पेशेंट पे हायर प्राइस फॉर ए नॉन फार्मूलरी ड्रग। कहने का मतलब समझ ले कि लूटने का काम है यहाँ पे, कि उसके हॉस्पिटल के फार्मूलरी में ऐड नहीं है लेकिन उसकी ज़रूरत है तो आप उसको ज़्यादा पैसा दे करके उसको ले सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया क्या, इंसेंटिव बेस्ड फार्मूलरी हो गया। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर एडिशन ऑफ द ड्रग इन फार्मूलरी, मतलब कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिसका आपको फॉलोअप करना है अपने फार्मूलरी में, अगर किसी भी प्रकार की कोई ड्रग को आप ऐड कर रहे हैं तो, ठीक है। पहला क्या है, दिस सब्जेक्ट ड्रग मस्ट बी प्रेजेंट इन फार्माकोपिया। कहने का मतलब क्या है कि जिस भी ड्रग को आप ऐड करें अपने हॉस्पिटल फार्मूलरी में वो आपके फार्माकोपिया में प्रेजेंट होनी चाहिए या नेशनल फार्मूलरी ऑफ द इंडिया में प्रेजेंट होनी चाहिए। दी ड्रग प्रोडक्ट इज टू बी मैन्युफैक्चर बाय अ लाइसेंस कंपनी विथ अ गुड रिकॉर्ड। कहने का मतलब क्या है कि जो ड्रग आप अपने हॉस्पिटल फार्मूलरी में ऐड करेंगे वो एक ट्रस्टेड फार्मास्यूटिकल कंपनी होनी चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए और उसका रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप अनलाइसेंस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी फिलहाल होती ही नहीं है, अगर उससे मैन्युफैक्चर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि आपके गाँव वगैरह में आपने देखते हैं कि देसी दवाइयाँ बनाकर देते हैं तो आप वो अपने हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये भी समझ में आ गई होगी। उसके बाद द प्रिपरेशन ऑफ नोन कंपोजिशन कैन ओनली बी एडेड टू द फार्मूलरी, मतलब ऐसी प्रिपरेशन जिसकी कंपोजिशन आपको पता है उस पर रिटन है उसी को आप हॉस्पिटल फार्मूलरी में ऐड कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि जो उसकी लेबलिंग है लेबलिंग के ऊपर उसकी कंपोजिशन के बारे में ही ना पता हो, उसमें लिखा ही ना हो तो आप उसको हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर में नहीं रखेंगे। सब्जेक्ट ड्रग प्रोडक्ट शुड रिसीव अप्रूवल फॉर इट्स क्लिनिकल वैल्यू फॉर द लोकल फिजिशियन। कहने का मतलब क्या है कि जो भी सब्जेक्ट ड्रग होगी वो मतलब क्लिनिकल मतलब वो फिजिशियन के पास जाएगी कि ये इफेक्टिव है कि नहीं है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, अप्रूवल के लिए अप्रूवल के जाएगी। देन जब वो अप्रूव हो जाएगी तब वो जाकर के आपके हॉस्पिटल फार्मूलरी में ऐड कर दी जाएगी। द ड्रग्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट थेरापेटिक एफिशिएंसी कैन बी एडेड टू द फार्मूलरी। कहने का मतलब क्या है कि कोई ड्रग जो ड्रग है वो ड्रग मार्केट में नहीं आई है उसकी थेरापेटिक एफिकेसी आपको बहुत अच्छी ज़्यादा देखने को मिली है, ठीक है ना, अपना वो कंटिन्यूअस अपना एक्शन देते जा रही है, ठीक है, तो उसको हम फार्मूलरी में ऐड कर देंगे। ए प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल इंग्रेडिएंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपके मल्टीपल इंग्रेडिएंट बन जाए तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इन सेम थेरापेटिक एक्शन इज शोन बाय एनी सिंगल ड्रग। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी ड्रग जो इसका कंपोजिशन है और सारे के सारे कंपोजिशन क्या सिंपलर इफेक्ट देखने को दे रहे हैं तो उसको हम उसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे नाइट्रोग्लिसरीन हो गया और आपका क्या जाएगा निफेडिपिन हो गया, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम अपने हॉस्पिटल फार्मूलरी में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सेम थेरापेटिक एक्शन देगा इसलिए उसका कुछ साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट इन ब्रीफ अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एंड एलोबरेट द स्कोप क्लिनिकल फार्मेसी। मतलब आपको क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में बताना है और इससे क्या क्या स्कोप है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लिनिकल फार्मेसी के ऊपर। देखिए सिंपल से कहने का मतलब क्या है, फिजिशियन का काम जब फार्मासिस्ट के द्वारा किया जाता है एट द इंस्टीट्यूशन लेवल एट द सोसाइटी लेवल, दिस इज नोन एज क्लिनिकल फार्मेसी। तो क्लिनिकल फार्मेसी इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, मतलब क्या है एक फार्मास्यूटिकल साइंस की ब्रांच है डीलिंग विथ यूटिलाइजेशन ऑफ द फार्मासिस्ट नॉलेज स्किल्स एंड जजमेंट। मतलब कहने का क्या है कि आप फार्मासिस्ट हैं
आपको डोज के बारे में पता है, आपको डोज रेजिमेन के बारे में, आपको डोसेज फॉर्म के बारे में पता है, किस डिजीज में कौन सी ड्रग यूज की जाती है इसके बारे में पता है, तो आपकी क्या हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगी, ठीक है ना, स्किल्स हो जाएगी, जजमेंट हो जाएगा। रिलेटेड टू बायोमेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस, मतलब कहने का क्या है, टू प्रूव द सेफ्टी कोस्ट ऑफ द ड्रग एंड प्रिसाइज यूज। कहने का मतलब क्या है कि जो रिलेट करेगा किससे, बायोमेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस से। मतलब कहने का क्या है कि जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी स्किल्स हो, जो आपकी जजमेंट है, वो बायोमेडिकल सेक्टर में और फार्मास्यूटिकल साइंस में आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। यूटिलाइज करेंगे आपके नॉलेज को, यूटिलाइज करके उसको क्या करेंगे, जो अभी प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसको वो प्रूव द सेफ्टी, मतलब उसकी सेफ्टी अच्छी है ये प्रूव करेंगे, कॉस्ट ऑफ द ड्रग को आप मेंटेन रखेंगे एंड प्रिसाइज उसका यूज करवाएंगे, ठीक है ना। तो क्लिनिकल फार्मेसी इज मेनली कंसर्न विद द इंप्रूविंग क्लिनिकल आउटकम। कहने का मतलब क्या है कि जो क्लिनिकल फार्मेसी है उसका जो मेन कंसर्न यही है कि जो आपका किसी भी ड्रग का जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसका जो एक्शन है, क्लिनिकल एक्शन है, उसको इंप्रूव किया जाए, ठीक है ना। उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, वो जो आउटकम मिल रहा है उसका अच्छा देखने को मिले, ठीक। क्लिनिकल फार्मासिस्ट कोलैबोरेट विद द मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड आल्सो विद द नर्सिंग स्टाफ। मतलब जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, जैसे आपके हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आती हैं, रेलवे फार्मासिस्ट हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो गया, तो ये क्या होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही बोलते हैं। ये हमारे जो फिजिशियन हो गए, मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, और जो स्टाफ नर्स होती हैं उनके साथ में कोलैबोरेट करके चलते हैं, ठीक है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी आर फॉलोइंग। अब हम यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो भी हमारा फार्मासिस्ट का रोल होता है, जैसे ड्रग इन्फॉर्मेशन, ड्रग सिलेक्शन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, बस उसी के आधार पर इसको कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करते हुए चलना है। तो पहला क्या है, ड्रग इन्फॉर्मेशन। तो प्रोविजन ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होगी, जो भी नई नई ड्रग्स आएंगी उन ड्रग के बारे में इन्फॉर्मेशन रखना, या जो ऑलरेडी अवेलेबल ड्रग है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन रखेगा वो, ठीक है ना। तो प्रोविजन ऑफ द ड्रग इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी फार्मासिस्ट है उसके पास उस ड्रग की प्रोविजन, मतलब ड्रग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक। क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल एंड अप्रोप्रिएट ड्रग इन्फॉर्मेशन व्हेन कंपेयर टू मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ में एक फार्मासिस्ट को कंपेयर करेंगे, क्लिनिकल फार्मासिस्ट को, तो एज कंपेयर टू मेडिकल प्रैक्टिशनर क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास ज़्यादा नॉलेज होगी, वो अच्छे से प्रोवाइड करा पाएगा आपके उस ड्रग के इन्फॉर्मेशन के बारे में। एग्जांपल के तौर पे मार्केट में कोई नई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आई तो उसका मैसेज फार्मासिस्ट के पास आ जाएगा, ना कि हमारे किसके पास जाएगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास नहीं जाएगा, पहले वो फार्मासिस्ट के पास आ जाएगा। तो फार्मासिस्ट उसके बारे में पढ़ेगा, जर्नल्स पढ़ेगा, आर्टिकल्स पढ़ेगा, ठीक है ना। तो वो तब डिसाइड करेगा कि ये ड्रग अच्छी है कि नहीं। तो इस हिसाब से वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के अकॉर्डिंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होगा आपको ड्रग इन्फॉर्मेशन के बारे में अच्छी जानकारी दे सकेगा, ठीक। एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर एबल टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शन। मतलब जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होगा वो मतलब कलेक्ट कर सकता है इन्फॉर्मेशन का फ्रॉम द पेशेंट या फ्रॉम द नर्स। किसे, पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शन, मतलब कौन कौन से इंटरेक्शन हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ड्रग एब्यूज एंड टॉक्सिसिटी। दीज इन्फॉर्मेशन हैव टू प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन। मतलब जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप एक फार्मासिस्ट को पता चल गई, और पता कैसे चलेगी, जैसे कोई पेशेंट आया, डॉक्टर ने ड्रग को प्रिस्क्राइब किया, आपने उस ड्रग को क्या किया, मतलब डिस्पेंस कर दिया। अब उसने आया कि भैया हमको ये खाने के बाद ये दिक्कत आ रही है, तो आपको ये पता चल गया कि इसका ये एडवर्स एक्शन है, ठीक है। या आप उसने बोला कि इसको खाने के बाद हमने जब इसको खाया तो हमको जलन होने लगी, ऐसा होने लगा, तो भी आपका पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शन आपको वहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी जब आपके पास हो जाएगी तो आप उस ड्रग को फिर प्रिस्क्राइब दूसरे को नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप सेफ ड्रग और इफेक्टिव मेडिकेशन को ही प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन ही है। दूसरा आता है ड्रग सेलेक्शन। क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर सेलेक्टिंग द ड्रग फॉर द वेरियस डिजीज। कहने का मतलब क्या है, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है वो वैल्यूएबल रिसोर्स, उसके पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, ऐसी पावर्स होती हैं या ऐसे सोर्स होते हैं जिससे कि वो एक खास प्रकार की डिजीज के लिए आपको वो ड्रग प्रिस्क्राइब कर सके। जैसे बायो इक्विवेलेंस और बायो अवेलेबिलिटी, मतलब उस ड्रग की बायो इक्विवेलेंस कितना है, ठीक है ना, उसकी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है ना। ये तो बायो इक्विवेलेंस में हम पढ़ते हैं। और बायोलिटी मतलब वो ड्रग अगर आप ओरल रूट से देंगे तो कितनी उसकी बायोलिटी होगी, वही ड्रग अगर आप पैरेंटल रूट से देंगे तो कितनी बायोलिटी होगी, ठीक है ना, 50%, 90%, 60% या डिग्री डेट और उसकी वैलिडिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सब जो सारी इन्फॉर्मेशन है एक फार्मासिस्ट के पास ही होगी। तो टाइम टू रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब उस ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के लिए कितना समय लग रहा है। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, मतलब उस ड्रग का कितनी इंटेंसिटी पे अपना एक्शन शो कर रहा है और कितने लंबे समय तक के लिए अपना एक्शन दे रहा है। आर इवेल्युएट टू सेलेक्ट द प्रॉपर ड्रग, मतलब इन सबको इवेल्युएट करेगा और एक प्रॉपर ड्रग का सिलेक्शन करेगा एक पेशेंट या इंडिविजुअल पेशेंट के लिए, ठीक। उसके बाद द सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर इज डन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो सिलेक्शन होता है मैन्युफैक्चर का वो उसके क्वालिटी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट की क्वालिटी के आधार पर किया जाता है। ठीक, उसके बाद थर्ड क्या है, ड्रग यूटिलाइजेशन। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट मॉनिटर ड्रग यूटिलाइजेशन बाय केयरफुली इवैल्यूएटिंग क्या ड्रग एब्यूज, एबनॉर्मल प्रिस्क्राइब पैटर्न, ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, एडीआर, आईवी एडमिशन इनकॉम्प्लिबिलिटी, मतलब इन सबको वो अपने देख रेख में करेगा, उसका यूटिलाइजेशन करेगा। देन These drug information profile prove the highly useful document in monitoring the drug utilization। कहने का मतलब क्या है कि ये भी जो मतलब ड्रग इंट्रैक्शन हो गया, एडीआर वगैरह हो गया, ड्रग इंट्रैक्शन हो गया, एबनॉर्मल प्रिस्क्राइब पैटर्न हो गया, ठीक है ना, ड्रग एब्यूज हो गया या आईवी एडमिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, इन सब की इन्फॉर्मेशन अगर आप फार्मासिस्ट के पास है तो वो आपको क्या करेगा, दीज इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल प्रूव द हाईली यूजफुल डॉक्यूमेंट इन मॉनिटरिंग ड्रग यूटिलाइजेशन। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक हाईली मतलब यूजफुल डॉक्यूमेंट है किसमें, ड्रग को यूटिलाइजेशन में मॉनिटर करने के लिए। अब जब इसको आपको पता चल जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा, तो इस टाइप के ड्रग आप किसी को प्रिस्क्राइब ही नहीं करेंगे, तो इससे आपको सेफ एंड इफेक्टिव एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है वो ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हेल्प इन द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरियस एरिया ऑफ द हॉस्पिटल, चाहे वो आपका आईपीडी हो गया, चाहे ओपीडी हो गया, चाहे आपका किसी भी सर्जिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड हो गया, किसी भी वार्ड में वो जाकर के उस ड्रग को डिस्पेंस करेगा। ठीक है ना। अगर ओपीडी है तो फार्मासिस्ट खुद देता है, अगर आईपीडी है तो नर्सेस के थ्रू देता है। ठीक, इट इज द ड्यूटी ऑफ क्लिनिकल फार्मा टू डिस्ट्रीब्यूट द रिक्वायर्ड मेडिसिन एंड आल्सो मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ दीज मेडिसिन। मतलब क्या क्या है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ये ड्यूटी होती है कि वो रिक्वायर्ड मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करे और कितना उसने अमाउंट में दिया, मेडिसिन को डिस्पेंस किया, इसका भी वो लेखा जोखा डॉक्यूमेंटेशन रखे। फिफ्थ क्या है, ड्रग इवोल्यूशन, मतलब ड्रग का इवोल्यूशन करना। द इवोल्यूशन ऑफ द ड्रग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू डिटरमाइन इट्स फिक्स्ड डोज एंड डोसेज शेड्यूल। सिंपल सी बात है। फार्मेसी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब जैसे आप अप्रेंटिस प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो वही फार्मेसी एजुकेशन आपको दे और साथ ही साथ में आपको ट्रेन भी करे। ठीक है। अब वो चाहे आपका मेडिकल भी हो सकता है एज वेल एज पैरामेडिकल स्टाफ भी हो सकते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट टू प्रैक्टिस गुड रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ, मतलब विद द हेल्प डॉक्टर्स। ठीक है ना, डॉक्टर्स हो गए और नर्स हो गए, मतलब नर्स के साथ में कम्युनिकेशन करके आपको अच्छी हेल्थ केयर, मतलब आपको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराए। ठीक, अब उसके बाद में आता है स्कोप ऑफ द क्लिनिकल फार्मेसी, मतलब जो क्लिनिकल फार्मेसी है उसका क्या क्या स्कोप हो सकता है। तो पहले हम इसके स्कोप कौन कौन से इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, मतलब अगर आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो जाते हैं तो आप किसी भी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को प्रिपेयर करेंगे। रेशनल प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, उस प्रिस्क्रिप्शन का रेशनल मतलब कहने का कि कई सारे प्रिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकेंगे। बायो इक्विवेलेंस एंड जेनेटिक इक्विवेलेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग इंटरेक्शन, क्लिनिकल रिसर्च, पेशेंट मॉनिटरिंग, ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट एंड डिटेल ड्रग फार्मेसी स्टोर, ये सब आपके क्या है स्कोप है क्लिनिकल फार्मेसी की। अगर आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन जाते हैं तो इन सेक्टर्स में आप जा सकते हैं। ठीक, पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, मतलब अगर आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं तो आप उस पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, या एक डाटा बना सकते हैं। तो एनी हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन टू अ स्पेसिफिक ऑब्जर्व्ड इन पास्ट हेल्प टू प्रिस्क्राइब एक्यूरेट थेरेपी, मतलब क्या है कि आपने किसी ड्रग को प्रोवाइड कराया, किसी भी पेशेंट को दिया, डिस्पेंस किया, अब उसको आपको एलर्जिक रिएक्शन है, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिली, उसको आपने ऑब्जर्व किया अपने पास्ट में। अब अगर कोई नेक्स्ट पेशेंट आता है उसको वो ड्रग देनी है तो प्रिस्क्राइबर को एक आप हेल्प करेंगे या बताएंगे कि इस ड्रग का ये एक्शन है, एलर्जी कॉज करेगी, तो प्रिस्क्राइबर क्या करेगा कि उसको हटा करके दूसरी मेडिकेशन वहाँ पर देगा। ठीक है। दूसरा क्या है, रेशनल प्रिस्क्रिप्शन, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट सजेस्ट द फिजिशियन एंड सेलेक्टिंग द राइट ड्रग, मतलब कहने का क्या है कि वो पेशेंट को क्या मतलब सजेस्ट कराएगा, मतलब एक सजेस्ट करेगा फिजिशियन को कि आपको कौन सी ड्रग का यूज करना है और कितने डोज में करना है, कौन सी, जैसे एग्जांपल के तो हेलिपेरिडोल, डाइजापाम, एमिट्रिनाइप्रिन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आता है तो इसको यूज करना है कि नहीं करना है, ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट सजेस्ट करेगा किसको, फिजिशियन को। ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है बायो इक्विवेलेंस एंड जेनेटिक इक्विवेलेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन। कहने का मतलब क्या है, जब बायो इक्विवेलेंस क्या होता है, सिंपल सी बात है कि किन्हीं दो ड्रग को आपस में कंपेयर करना। जैसे आपने कोई नई ड्रग बनाई हुई है और आपके पास एक रेफरेंस ड्रग है, अब आप रेफरेंस ड्रग से कंपेयर करेंगे कि नई ड्रग के क्या एक्शन है, क्या पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, क्या उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, तो ये किसके अंदर हो जाता है, बायो इक्विवेलेंस के अंतर्गत में आता है। ठीक है। तो अगर कोई आपने नई ड्रग बनाई, कोई नई ड्रग लॉन्च हुई, तो वो फार्मासिस्ट क्या करेगा, उसको देखेगा, बायो इक्विवेलेंस स्टडी करेगा,
करेगा कि वो ड्रग जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल ड्रग है उससे अच्छा काम कर रही है कि नहीं। अगर अच्छा काम करिए तब तो अच्छी बात है, नहीं काम करिए तो उसकी ज़रूरत ही क्या है कि ऑलरेडी हमारे मार्केट में प्रेजेंट है। भाई अगर आपके पास एक ऑलरेडी पेन है, अगर दूसरा पेन आपको खरीदना है तो उस पेन से अच्छा चलना चाहिए, ठीक, तभी आप खरीदेंगे। अगर सेम ही चलेगा तो आपका खरीदने का कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक। तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर ड्रग थेरेपी बेस्ड ऑन द बायो इक्विवेलेंस स्टडीज ऑन डिफरेंट डोसेज फॉर्म ऑफ द सेम ड्रग मॉइटेड, ठीक है। वही बात आ गई ना कि जैसे एक रेफरेंस ड्रग होगी, एक आपकी टेस्ट ड्रग होगी। उसके बाद फोर्थ क्या है, पेशेंट मॉनिटरिंग। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हु नोन करेक्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइन एंड सिम्टम ऑफ द ओवरडोज, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है। इन सब के उसको साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपने वो ड्रग इंटेक करवाई तो किस रूट से आपको वो इंटेक करवानी है। अगर उसको देने के बाद उसकी ओवरडोजिंग हो गई तो उससे क्या साइंस और क्या सिम्टम्स होंगे, क्या उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन होने चाहिए और कौन सा इफेक्ट आपको देखने को जरूरी है, ठीक है ना। तो हेल्प इन मॉनिटरिंग द ड्रग थेरेपी फॉर द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, ठीक। उसके बाद एडीआर एंड ड्रग इंटरेक्शन रिपोर्टेड, कहने का मतलब क्या है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट इजीली इवेलुएट द एडीआर ऑफ द ड्रग ऑन पेशेंट एंड ड्रग इंटरेक्शन विद फूड ड्रग और एल्कोहल। कहने का मतलब क्या है कि जो ड्रग हम इंटेक कर रहे हैं उसका क्या एडवर्स एक्शन होगा और साथ ही साथ में वो जो ड्रग है वो किसके साथ में इंटरेक्शन कॉज करेगी और हमको हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होगा उसको अल्टर कर देगी। जैसे फूड ड्रग इंटरेक्शन हो गया, एल्कोहल के साथ में ले रहे हैं या किसी खाने के साथ में ले रहे हैं, स्मोकिंग करने के बाद ले रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन किस हिसाब से है, तो इस हिसाब से वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट उसको इवैल्यूएट करेगा, ठीक। उसके बाद ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, मतलब जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन ड्रग में ऑपरेटर ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। कहने का मतलब क्या है, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो अगर किसी ड्रग में एक्सपर्ट हो गया तो उस ड्रग की इंफॉर्मेशन सर्विस मतलब ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस में वो काम कर सकता है और उसको ऑपरेट कर सकता है। तो यहाँ पर आपका सेक्शन बी के तीनों क्वेश्चन होते हैं सॉल्व। सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है, इनलिस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब आपको यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं और साथ ही साथ में हॉस्पिटल फार्मेसी के क्या क्या फंक्शंस हैं इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या है, हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन लिखनी होगी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी इज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ हॉस्पिटल, मतलब क्या है, एक हॉस्पिटल का यूनिट है दैट अंडरटेक द एक्टिविटीज ऑफ प्रोक्यूरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, स्टोरेज, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल। मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर किसी भी पेशेंट को जितने अमाउंट में उस ड्रग की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, उसका प्रोक्योरमेंट करना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, उसकी टेस्टिंग, उसकी स्टोरेज, उसकी कंपाउंडिंग एंड उसकी डिस्पेंसिंग करना टू द पेशेंट इज अंडरगो द हॉस्पिटल फार्मेसी। और ये सारी चीज़ें जो किसके अंतर्गत में करते हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ही इसको क्या करता है, कैरी आउट करता है। इट अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। इसलिए बताया कि क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट इसको क्या करता है, मतलब अपने अंडर देता है और उसको कैरी आउट करवाता है, ठीक। अब इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, द प्रैक्टिस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी बिकम पॉपुलर सिंस 1960। तो इसका 1960 के बाद जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उसकी जो प्रैक्टिस थी वो मतलब पॉपुलर होने लगी थी। तो इसके ऑब्जेक्टिव पहला क्या है, टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट मेडिसिन एट द रीजनेबल प्राइस टू द पेशेंट। कहने का मतलब पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा कि जो कॉस्ट होगी ड्रग की वो रीजनेबल होनी चाहिए कि हाँ न ज़्यादा ना ज़्यादा कम, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि एप्रोप्रिएट मेडिसिन की रीजनेबल प्राइस वो क्या करेगा, फार्मासिस्ट क्या करेगा, उसको देगा। मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी का जो फार्मासिस्ट होगा वो तय करेगा कि उस मेडिसिन की रीजनेबल प्राइस कितनी होनी चाहिए किसी भी पेशेंट के लिए, ठीक। टू प्लान एंड इम्प्रूवमेंट द परचेज, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग एज पर द नीड ऑफ द हॉस्पिटल। मतलब हॉस्पिटल की आवश्यकता अनुसार उस ड्रग के कितना ज़रूरत है उस हिसाब से उसको परचेज करेगा, उसको स्टोर करेगा, उसकी प्लानिंग करेगा और उसको इम्प्लीमेंट आउट करेगा। टू मेंटेन द स्ट्रिक्ट इन्वेंट्री ऑफ ऑल टाइम रिसीव्ड एंड इशूड। कहने का मतलब क्या है कि कितनी ड्रग इन्वेंट्री में आई, कितनी ड्रग रिसीव्ड हुई, कितनी टाइम डिस्पेंस हुई, इन सबका वो डॉक्यूमेंटेड लेखा जोखा रखेगा, ठीक है ना। तो ये क्या ऑब्जेक्टिव है किसके, हॉस्पिटल फार्मेसी के। नेक्स्ट क्या है, टू इंश्योर प्रॉपर साइंटिफिक एंड सेफ हैंडलिंग एंड यूजेस ऑफ द ड्रग बाय द पेशेंट। मतलब कहने का क्या है, वो फार्मासिस्ट इंश्योर करेगा, मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी इंश्योर करेगा कि जो ड्रग का आप यूज कर रहे हैं वो सेफ हैंडलिंग से होनी चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर होनी चाहिए, साइंटिफिक तरीके के द्वारा होने चाहिए एंड उसका यूज आप कैसे यूज कर रहे हैं भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको उसको खाना है, ठीक है ना, तो वो क्या है, जैसे आपको कोई कैप्सूल लेना है तो कैप्सूल आपको भीगे हाथ से नहीं छूना, क्योंकि अगर आप भीगे हाथ से छूंगे तो जिलेटिन गलने लगेगी। तो ये साइंटिफिक क्या है, एक आपको गाइडलाइन दी गई है, ठीक। तो उसी गाइडलाइन के आधार पे आप उस ड्रग को इंटेक करेंगे। ये किसका मतलब किसका ऑब्जेक्टिव है, हॉस्पिटल फार्मेसी का, ठीक है। टू असिस्ट द पेशेंट, मतलब पेशेंट को असिस्ट करना, पेशेंट, नर्सेस एंड मेडिकल स्टाफ को असिस्ट करना
इन ऑल द मैटर रिलेटेड टू ड्रग यूटिलाइजेशन, मतलब ड्रग यूटिलाइजेशन में जितने भी मैटर्स हैं, जैसे डिस्पेंसिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या कैसे इंटेक करना है, डोज रेजिमेंट हो गया, डोसेज फॉर्म हो गया, इन सब में पेशेंट को असिस्ट करना, नर्स को असिस्ट करना एंड मेडिकल स्टाफ जैसे प्रैक्टिशनर वगैरह है, जिनको सभी को असिस्ट करना कि इस ड्रग को ऐसे यूज किया जाएगा, इतनी डोज में यूज किया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं इसको देना है, या इतने दिन से ज़्यादा इसको यूज नहीं करना है, ठीक। टू इम्पार्ट द ट्रेनिंग टू द नर्सेज एंड फार्मेसी स्टूडेंट, कहने का मतलब क्या है कि अप्रेंटिस प्रैक्टिस करवाना, एंड टेक पार्ट इन वेरियस रिसर्च प्रोग्राम ऑफ द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जो भी रिसर्च प्रोग्राम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट आउट करना, ठीक। टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी इन एन इफेक्टिव वे, मतलब क्या करना कि जो फार्मेसी की एक्चुअल प्रोफेशन मतलब प्रैक्टिस होती है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस होती है, उसको इफेक्टिव वे में क्या करना, प्रैक्टिस करना। टू सर्व एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग यूटिलाइजेशन, मतलब ड्रग के बारे में नए नए आर्टिकल पढ़ना, नए नए जर्नल पढ़ना, ठीक है ना, ये काम किसका है, हॉस्पिटल फार्मेसी का। उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन जो मिले उसको पेशेंट के लिए, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के लिए और नर्सेस को वो वहाँ पे वो शेयर करे। टू फुलफिल द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल इन एसोसिएटेड विद द अदर यूनिट ऑफ द हॉस्पिटल, कहने का मतलब क्या है कि जितने भी हॉस्पिटल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइक नर्सिंग यूनिट के, क्लिनिकल यूनिट के, लेबोरेटरी यूनिट के, उनके साथ में वो अपना सामंजस्य बनाकर रखे, उनको वो फॉलो अप करे, ठीक। तो ये क्या थे, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे। अब इसके फंक्शंस के बारे में बताएं तो पहला क्या है, डिस्पेंसिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्टोर कीपिंग हो गया, मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड हो गया, पेशेंट काउंसलिंग हो गया, टीचिंग एंड रिसर्च हो गया, एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज हो गया। ये काम किसके हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी के। तो इन्हीं को एक एक करके जानते हैं। आपका ये 10 नंबर में भी आ जा सकता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा इलोबरेट करके लिखा हुआ है, ठीक। पहला क्या है, डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग का मतलब आप जानते हैं कि किसी भी ड्रग को डिस्पेंस करना। टू डिस्पेंस द ड्रग टू आउट पेशेंट डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली आउट पेशेंट जो होते हैं, जैसे ओपीडी के जो पेशेंट होते हैं उनको डिस्पेंस करना। टू डिस्पेंस द ड्रग टू द इन पेशेंट थ्रू द नर्सिंग स्टाफ, मतलब नर्सिंग स्टाफ के द्वारा जो आईपीडी में पेशेंट एडमिट है उनको ड्रग डिस्पेंस करना। टू डिस्पेंस द ओटीसी ड्रग टू आउटसाइड पीपल, मतलब जो आउटसाइड के पीपल हैं जो कि ओटीसी ओवर द काउंटर है, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना, उसको भी डिस्पेंस करना। मैन्युफैक्चरिंग दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन। इट टू मैन्युफैक्चर एंड टेस्ट ड्रग लाइक द आईवी फ्लूइड हो गया, सर्जिकल इरिगेशन फ्लूइड हो गया, एंड डायलिसिस सॉल्यूशन हो गया। देखिए ये किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नहीं बनाई जाती है, ये पीटीसी की गाइडलाइन है, व्हिच आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स, जो कि आउटसाइड सोर्स से अवेलेबल नहीं होती है एज पर द पीटीसी गाइडलाइन। उसके बाद स्टोर कीपिंग, टू परचेज द ड्रग एंड स्टोर देम अंडर द प्रॉपर कंडीशन, मतलब जो ड्रग आपको खत्म हो गई है उसको परचेज करना एंड उसको स्टोर करके प्रॉपर कंडीशन में रख देना। टू कंट्रोल द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द मेडिसिन फ्रॉम द स्टोर, कहने का मतलब क्या है कि कितने दवा जा रही है, कितनी दवा आ रही है, इसका मूवमेंट जो हो रहा है मेडिसिन का, वहाँ पर उसको कंट्रोल करना, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब जो भी आपने ड्रग कितनी दी है, कितनी परचेज की है, कितनी डिस्पेंस की है, इसका एक्यूरेट अप टू डेट रिकॉर्ड क्या एक डॉक्यूमेंट बनाकर रखना, ये हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन होता है। पेशेंट काउंसलिंग, टू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट द ड्रग डोसेज रेजिमेंट, यूसेज, पॉसिबल साइड इफेक्ट etc ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग, मतलब कहने का क्या है कि जो ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है उसके डोसेज के बारे में बताना, उसका क्या यूज है, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ईटीसी के बारे में पेशेंट और प्रिस्क्राइबर दोनों को मतलब बताना, ठीक है ना। टीचिंग एंड रिसर्च, ठीक है ना, टू कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ द हॉस्पिटल स्टाफ एंड स्टूडेंट, कहने का मतलब क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी टीचिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनके साथ में कंडक्ट कराना, उनमें पार्टिसिपेट करना। एंड टू असिस्ट इन वेरियस रिसर्च प्रोग्राम ऑफ द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में जो भी रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं उनमें असिस्ट करना, ठीक। तो ये हो गया आपके हॉस्पिटल फार्मेसी। ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, मतलब ड्रग की इन्फॉर्मेशन सर्विसेज टू मेंटेन द and up-to-date information on all drug and act as a drug information center for staff as a and public, कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्राइब की ड्रग, उसने ड्रग आपने डिस्पेंस कर दी, अब उसको ये नहीं समझ में रहा कि कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, तो वो ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस काउंटर होता है जहाँ पर एक फार्मासिस्ट बैठा होता है, वो फार्मासिस्ट को फिर से बताएगा कि आपको ड्रग ऐसी लेनी है, ठीक। ड्रग मॉनिटरिंग सर्विसेज, ठीक है, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वेरियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेड टू इन पेशेंट विद द हेल्प ऑफ पेशेंट चार्ट मेंटेन इनवर्ड्स, कहने का मतलब क्या है कि कोई ड्रग आपका मतलब आईपीडी में भर्ती है, कोई पेशेंट आईपीडी में भर्ती है, ठीक। अब उसने को आपने ड्रग दी, अब उस ड्रग का क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो उसको मॉनिटर करेगा कौन, हमारा फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है ना। एंड टू प्रिपेयर एंड मॉडिफाई हॉस्पिटल फार्मेसी अंडर द पीटीसी गाइडेंस, मतलब जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है जिसके विषय में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसको प्रिपेयर करना और उसमें कोई मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है वो भी करवाना, ठीक है ना। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड डिफाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन को क्लासीफाई करना है
है और हर एक को क्या करना है, उसको मतलब डिफाइन आउट करते हुए चलना है, ठीक, उसके एग्जाम्पल के साथ में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है। एनी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग दैट इज नॉक्जियस एंड अनइंटेंडेड, मतलब कोई जो ड्रग का जो रिस्पॉन्स है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है या हमको वो नहीं चाहिए था। दैट अकर एट अ नॉर्मल डोज, जो कि नॉर्मल डोज पे ही हमको देखने को मिला। यूज इन द मैन फॉर द ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और एनी मॉडिफिकेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई ड्रग इनटेक किए हैं किस पर्पज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए, हमारी बॉडी में किसी फिजियोलॉजिकल फंक्शन के मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो उसका हमको अनवांटेड मतलब जो हमको नहीं चाहिए था, या नॉक्जियस मतलब खराब एक्शन देखने को मिला, उसी को क्या बोलेंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो एडीआर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट। फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड नोवेल क्लासिफिकेशन। देखिए दोनों क्लासिफिकेशन आपको लिखने हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपने ऑलरेडी इसको फार्माकोलॉजी में पढ़ा हुआ है, ठीक। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में क्या आता है, टाइप फर्स्ट या प्रिडिक्टेबल या एगुमेंटेड। इसके अंदर में से इंटॉलरेंस हो गया, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया, साइड इफेक्ट हो गया एंड सडन ड्रग विड्रॉ। ये सारे क्या है आपके टाइप फर्स्ट में आते हैं, किसके, एडवर्स ड्रग रिएक्शन में। उसके बाद टाइप बी में प्रिडिक्टेबल, जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसको बाइजर के नाम से भी जानते हैं, जैसे इडियोसिंक्रेसी हो गया, जिसे स्पेसिफिक लोग में देखने को मिलता है, एंड एलर्जी ड्रग रिएक्शन हो गया, ठीक। मिसलीनियस इफेक्ट में जिसे जीनोटॉक्सिसिटी हो गया, कार्सिनोजेनिसिटी हो गया, टेराटोजेनिसिटी हो गया एंड ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी हो गया। तो ये हमारे क्या है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, किसका, एडवर्स ड्रग रिएक्शन का। वहीं अगर नोवेल क्लासिफिकेशन में जैसे टाइप ए फॉर एगुमेंटेड हो गया, टाइप बी फॉर बक्स हो गया, टाइप सी फॉर केमिकल की वजह से होने वाले हमारे जो एडवर्स एक्शन है, टाइप डी मतलब डिलीवरी, टाइप ई मतलब एग्जिट, टाइप एफ मतलब फैमिलियल, टाइप जी का मतलब जीनोटॉक्सिसिटी एंड टाइप एच का मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये आपके क्लासिफिकेशन हो गए। अब इसी के एक एक करके हम इसके विषय में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जिसको हम ओवरडोज या प्रोलॉन्ग यूज ऑफ द ड्रग के कारण होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जब आप कोई भी ड्रग उसकी डोज के ओवर ले लेते हैं, मतलब जैसे 500 mg चाहिए तो आपने 750 mg ले लिया, ठीक है। या प्रोलॉन्ग यूज ऑफ द ड्रग, मतलब किसी भी ड्रग का आप प्रोलॉन्ग यूज करें, मतलब आपको खाने थे 7 दिन तक, लेकिन आप उसको महीने 2 महीने तक, जैसे नार्कोटिक्स वगैरह लोग खाते रहते हैं, तो उसकी वजह से होने वाला जो एक्शन होता है उसको बोलते हैं क्या, फार्माकोलॉजिकल या एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। टॉक्सिक इफेक्ट रिजल्ट व्हेन ड्रग हैज बीन यूज्ड फॉर द प्रोलॉन्ग टाइम और यूज फॉर द प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ द पीरियड। कहने का मतलब क्या है, लंबे समय के लिए उस ड्रग का यूज किया गया हो या उसकी ओवर डोजिंग ली गई हो, तो जिसकी वजह से उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है आपकी बॉडी के ऊपर प्रोलॉन्ग हो गया, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल तो पैरासीटामॉल आपने ओवर डोज में ले ली या लंबे समय तक ले ली, तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो 97 से ऊपर ही नहीं जा रहा है। तो ये आपको प्रोलॉन्ग फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने में मिलेगा, किसका, पैरासीटामॉल का, ठीक है ना। तो ये किसके अंतर्गत में आता है, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अंतर्गत में आता है। अब ये जो ओवरडोज हो सकता है ये दो टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब ड्रग इंड्यूस्ड बाय द एक्सीडेंटली, मतलब आपने एक्सीडेंटली उसको इनटेक कर लिया हो, या इनडायरेक्ट मतलब ड्यू टू इम्पेयर्ड टिश्यू फंक्शन एट द नॉर्मल डोज। मतलब कहने का क्या है कि टिश्यू, जो हमारे टिश्यूज हैं, हमारे बॉडी के टिश्यू हैं, वो उसने नॉर्मल डोज पे ही एबनॉर्मल फंक्शन या इम्पेयर्ड टिश्यू बाइंडिंग कराने की कोशिश की हो, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बार्बोचुरेट क्या करता है, कभी कभी कोमा कॉज करता है, डिजॉक्सिन एवी ब्लॉक कर देता है, हिपेरिन क्या करता है, ब्लीडिंग कॉज करता है, ठीक है ना। ये है क्या, इसके एडवर्स एक्शन है। एग्जाम्पल भी हो गया और डेफिनेशन भी हो गई, ठीक। सेकंड क्या है, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो फार्मा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझिए कि हमको एक ड्रग हमने इंटेक की, उसका हमका प्राइमरी एक्शन चाहिए था कि हमारा बुखार ठीक हो जाए, लेकिन बुखार ठीक होने के साथ साथ हमको और भी एक्शन देखने को मिले, जैसे लीवर टॉक्सिसिटी देखने को मिली, तो ये सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाएगा। जैसे प्राइमरी थेरापेटिक एक्शन ऑफ द ड्रग में आल्सो सोन सर्टेन इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अब एग्जाम्पल समझिए, जैसे एंटीहिस्टामिन जैसे सिट्रीजिन की जो टैबलेट आती है उसको हम एंटी एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए लेते हैं, ठीक। बट दे कॉज ड्राउजीनेस, मतलब ये ड्राउजी मतलब हमको थोड़ा सा हमारी बॉडी को ढीला कर देती है, नींद आने लगती है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या है, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। वहीं अगर टेट्रासाइक्लिन का यूज करते हैं बैक्टीरिया फ्लोरा को इनहिबिट करने के लिए, लेकिन वो सुपर इन्फेक्शन कॉज कर देता है, कहाँ पे, सुपर इन्फेक्शन कॉज कर देता है, जिसको जो क्या है आप उसका टेट्रासाइक्लिन का सेकेंडरी इफेक्ट है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी का क्या होता है, द एबनॉर्मल रिस्पॉन्स शोन अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन द पेशेंट। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये सभी में नहीं होता, कहीं कहीं एक पेशेंट में देखने को मिलता है।
ये आपके जेनेटिक सीक्वेंसेस के आधार पर ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है या एडवर्स एक्शन देखने को मिल सकती है। तो डू नॉट अकर इन एवरी पेशेंट, मतलब ये सभी पेशेंट में देखने को नहीं मिलता है। इट अफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड रिसेप्टर सेंसिटिविटी, कहने का मतलब क्या है कि इडियोसिंक्रेसी में जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो इफेक्ट हो जाता है, या फिर जो रिसेप्टर की सेंसिटिविटी है उस ड्रग के प्रति वो इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एडवर्स एक्शन देखने को मिलता है। जैसे क्यूनिडीन होता है, कुछ लोगों में अस्थमा कॉज करता है, वेस्कुलर कोलैप्स कॉज करता है, डायरिया कॉज करता है इन सम पेशेंट, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। तो एन इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स बाय द बॉडी टू अ ड्रग, कहने का मतलब क्या है कि कोई ड्रग आपने इंटेक की, वो ड्रग क्या की है कि आपके इम्यून सिस्टम के साथ में कॉन्टैक्ट कर गई, कॉन्टैक्ट करने के बाद उसने इनएप्रोप्रिएट एक्शन देना स्टार्ट कर दिया, तो दिस नोन एज एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे पेनिसिलिन हो गया, वो क्या करता है हिप्स फीवर हो गया, इचिंग वगैरह कॉज करते हैं, ठीक है ना। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हो गया, ये ब्रोंकोस्पाज्म को कॉज करते हैं एंड एंजियोएडेमा कॉज करते हैं। उसके बाद जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी। तो जीनोटॉक्सिसिटी रिफर टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल एजेंट दैट डैमेज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विद इन अ सेल कॉजिंग म्यूटेशन, जिसको बोलते हैं कैंसर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है जीनोटॉक्सिसिटी के मतलब कि आपके जीन कोडान के रिलेटेड, मतलब जैसे आपके टिश्यूज वगैरह उसको डैमेज करेंगे, केमिकल एजेंट होंगे जो उसको डैमेज कर देंगे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, और आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे कैंसर हो गया। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का आप यूज अगर आप 7 दिन तक करते हैं तो आपकी जो किडनी फेलियर है वो किडनी फेल हो जाएगी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करेगी। तो इसी को बोलते हैं क्या जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी, ठीक। उसके बाद आता है टॉक्सिसिटी फॉलोइंग ड्रग विड्रॉल, मतलब अगर कोई ड्रग आपने उसको विड्रॉ की है तो उसकी वजह से होने वाली टॉक्सिसिटी, जैसे टॉलरेंस आकर आफ्टर द प्रोलॉन्ग यूज ऑफ द वैरायटी ऑफ नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, हिप्नोटिस एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देखिए एग्जांपल के तौर पे टॉलरेंस का मतलब समझिए, जैसे आपने पैरासीटामॉल टैबलेट ली, ठीक है ना, पैरासीटामॉल टैबलेट आपने 7 दिन तक ली 500 mg में, आपको बुखार नहीं आ रहा है, लेकिन 8वें दिन आपने पैरासीटामॉल 500 mg ली, उसके बाद भी बुखार आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो हमारा बॉडी है उसने पैरासीटामॉल के 500 mg के साथ में टोलरेट कर गया, मतलब उसके साथ में उसने एक मतलब षड्यंत्र कर दिया कि अब आप 500 mg आएंगे तो बुखार नहीं उतरेगा, मतलब उसको साथ में मिला लिया। तो आपने डोज बढ़ा दी, 250 mg बढ़ा दी, 750 mg, तो फिर बुखार कम हो गया, तो इसी को बोलते हैं टॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हैं किसी भी नार्कोटिक का, एनाल्जेसिक का, हिप्नोटिस का, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, कॉज सीवियर साइड इफेक्ट आफ्टर सडन विड्रॉल, अगर आप उसको तुरंत बंद कर देंगे, जैसे आप नार्कोटिक्स ले रहे हैं, जैसे कुछ लोग जैसे ड्रिंक्स करते हैं वो सडन छोड़ देते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अगर हम उसको सडन विड्रॉ करेंगे तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका था सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 सी है, राइट एंड नोट ऑन मटेरियल मैनेजमेंट इन कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब कम्युनिटी फार्मेसी में जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कम्युनिटी फार्मेसी है क्या। तो कम्युनिटी फार्मेसी जैसे एग्जांपल के तौर पे आप नॉर्मल सा मेडिकल स्टोर देखते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्या, कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है ना। कम्युनिटी का मतलब कि जहां पर आपके कम्युनिटी में लोग रहते हो, ठीक है ना। फार्मेसी का मतलब जहां पर हमको दवाइयाँ मिलती हैं, डिस्पेंस होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी मतलब हम लोगों की फार्मेसी जो कि रिटेलर की दुकान होती है, ठीक। कम्युनिटी फार्मेसी इज अ हेल्थ केयर फैसिलिटी, मतलब क्या कहता है कि एज अ क्या हेल्थ केयर फैसिलिटी है दैट प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल एंड कंजेनिटिव सर्विस टू द स्पेसिफिक कम्युनिटी, कहने का मतलब क्या है, जो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज हमको प्रोवाइड कराता है टू द स्पेसिफिक कम्युनिटी, मतलब स्पेसिफिक कम्युनिटी को, ठीक। अब स्पेसिफिक कम्युनिटी कहने का मतलब क्या है, जैसे मेरा घर हो गया, आपका घर हो गया, बस 10-20 लोगों का घर हो गया, उसके बीच में एक मेडिकल स्टोर हो गया, तो वो क्या एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को वो रिटेल जो मेडिकल स्टोर वाला है वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, कौन सी, फार्मास्यूटिकल, ठीक। उसके बाद आता है मटेरियल मैनेजमेंट इन द कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब इसके पूरा का पूरा टॉपिक है। तो मटेरियल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मैनेजमेंट हम जब देखते हैं, जैसे आपके कॉलेज का मैनेजमेंट होता है, वो भी क्या करता है, आपसे पैसा लेता है, प्लान करता है कि कैसे चलाना है, डायरेक्टर होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है, उसके टीचर कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से मटेरियल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मटेरियल एंड इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, कहने का मतलब क्या है कि जो मटेरियल आपके फार्मेसी में चाहिए, जैसे कोई ड्रग हो गई, कोई रैक हो गया, या फ्रिज हो गया, प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ईटीसी, ठीक है ना। रिलेटेड टू मटेरियल एंड इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट की आपके दुकान में कुछ कोई सामान खत्म हो गया तो उसका इन्वेंट्री बनाना है, ठीक है ना। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ देयर इंस्पेक्शन टू देयर इंट्रोडक्शन इनटू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है ना। अब एक चीज़ आप सिंपल सा समझ लीजिए कि मटेरियल मैनेजमेंट इन कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब क्या है कि जो भी सामान आपके एक रिटेल मेडिकल स्टोर या कम्युनिटी फार्मेसी को चलाने के लिए ज़रूरत होंगे, जरूरी है,
ठीक है ना, उनका प्लानिंग करना, कैसे मंगाएंगे, क्या करना है, कैसे रखना है, उसकी डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना और कोऑर्डिनेट करते हुए चलना, ठीक है। दिस इज द अंडरगो द मटेरियल मैनेजमेंट इन द कम्युनिटी फार्मेसी, सॉरी कहाँ, कम्युनिटी फार्मेसी। अब फंक्शन ऑफ द मटेरियल मैनेजमेंट, क्या क्या फंक्शन है, तो पहला क्या है, मेंटेनिंग द स्टोर एंड स्टॉक लेवल। कहने का मतलब क्या है कि जो आपके दुकान में दवाइयाँ होंगी, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होंगे, उसको मेंटेन करके रखना, स्टोर करके रखना, एंड स्टॉक लेवल, उसका स्टॉक लेवल बराबर बनाए रखना कि अगर बाय चांस आपके दुकान में कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो आपके पास एक स्टॉक होना चाहिए कि आप उसको फिर से ला सके। अब ऐसा नहीं कि आपके पास खत्म हो गया तो 7 दिन के बाद आप इन्वेंट्री भेजेंगे, फिर आएगा, फिर आप बेचेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। रिसीविंग एंड इशूइंग ऑफ द मटेरियल, मतलब मटेरियल को रिसीव करेगा और इशू करेगा कि किसको चाहिए, प्रिस्क्राइब, सिंपल सा इशूइंग का मतलब प्रिस्क्राइब ही समझ लीजिए, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग, मतलब जो ड्रग आपकी आ रही है उसका ट्रांसपोर्टेशन देखना और साथ ही साथ में उसके जो मटेरियल आ रहे हैं उसकी हैंडलिंग करना। डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप एंड सरप्लस मटेरियल, मतलब जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, जो भी हमारे मटेरियल वेस्टेज मटेरियल है, उनको डिस्पोज कर देना, ठीक। ये हो गया। टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मटेरियल मैनेजमेंट इज स्टॉकिंग एंड कोडिंग। अब देखिए यहीं पर हमको जो हमारा मटेरियल मैनेजमेंट है इसी के आधार पे समझना है स्टॉकिंग क्या होती है और कोडिंग क्या होती है। स्टॉकिंग का सिंपल सा मतलब समझ सकते हैं कि स्टॉक करके रखना, तो मेथड ऑफ स्टॉकिंग भी है, ठीक है। तो स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, द ड्रग स्टोर शुड हैव सफिशिएंट स्पेस फॉर द स्टोरेज ऑफ द ड्रग विद प्रॉपर वेंटिलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल एंड इल्यूमिनेशन। देखिए अगर आप कोई भी कम्युनिटी फार्मेसी खोल रहे हैं वहाँ पे सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, साथ ही साथ में वहाँ पर आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन, मतलब हवा द्वार जिसको बोलते हैं, जहाँ से कि आपको मतलब हवा लगे, टेम्परेचर उसका मेंटेन कंट्रोल कर सकें, एंड इल्यूमिनेशन का मतलब लाइट का सोर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लगी होनी चाहिए, ठीक है। स्पेशल लॉक्ड स्टोरेज कंडीशन कंफर्मिंग टू द लीगल रिक्वायरमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ द नार्कोटिक, एल्कोहल एंड अदर प्रिस्क्राइब ड्रग, मतलब जो भी ऐसी ड्रग, ठीक है, जो कि नार्कोटिक कैटेगरी में आती है, एल्कोहलिक कैटेगरी में आती है, ठीक है ना, जो कि आप उस विदाउट फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के ना दे सकें, ठीक है ना, और हमारे सीएनएस पे एक्टिविटी शो करे, दिस उसको हम एक स्पेसिफिक लोकर में रखेंगे, ठीक। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टॉकिंग, मतलब स्टॉकिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इजी लोकेशन ऑफ द आइटम, मतलब क्या कि जो लोकेशन होगी आइटम की वो इजी होगी, कि आपको पता होगा कि हाँ यहाँ पर होगी, ठीक है ना। इसका मतलब अभी जब हम इसके वो पढ़ेंगे ना, अरेंजमेंट पढ़ेंगे, तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे इजी लोकेशन यहाँ पर बोला गया। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आइटम, मतलब कहना क्या है कि जो भी आइटम होगा उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे। रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल, अगर हम उसको स्टॉक सही से लगा कर रखते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी आसानी से कर सकेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक डब्बा यहाँ लगा दिया, दूसरा डब्बा यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे खत्म तो वहाँ पे भाग के जाए, फिर आपको ढूंढेंगे कहाँ रखा है कहाँ रखा है। तो रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल, अगर आप स्टॉकिंग के माध्यम से चलते हैं, इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस, मिनिमाइज नीड फॉर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मतलब कम आवश्यकता पड़ेगी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए। अब फंक्शन ऑफ द स्टॉकिंग क्या है, रिसीविंग, हैंडलिंग एंड रैपिड सप्लाई ऑफ द मटेरियल, मतलब रिसीव करेगा, उसको हैंडल करेगा और उसको तुरंत डिस्पेंस करेगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डैमेज एंड थेफ्ट, मतलब जो कि हमारा ड्रग है उसको प्रोटेक्शन देना कि वो चोरी ना हो जाए या खराब ना हो जाए। रेगुलर सप्लाई ऑफ द मटेरियल, मतलब मटेरियल का रेगुलर सप्लाई करना। एंड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू ऑर्गेनाइजेशन इन एन इकोनॉमिक वे, मतलब कहना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक सर्विस प्रोवाइड करना एट अ इकोनॉमिक वे, ठीक है ना। ये चीज तो स्टॉकिंग का फंक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं था। अब आते हैं अरेंजमेंट ऑफ द ड्रग इन द स्टोर, मतलब कहने का क्या है कि स्टॉकिंग जो हम करेंगे उसका अरेंजमेंट कैसा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर, पहला क्या है कि मैन्युफैक्चरर के आधार पर, जैसे सिप्ला कंपनी अलग है, ल्यूपिन कंपनी अलग है, मैनकाइंड अलग है, मैकलोज अलग है, एफी फार्मास्यूटिकल्स अलग है, ठीक है ना, यूनिकॉर्न अलग है, ठीक है ना, यूनिकेम, ठीक, यूनिकॉर्न है, यूनिकेम, ठीक है। तो उसके आधार पे जैसे हमने क्या किया, रैक वाइज ऐसे बना लिया। अब इस रैक में केवल सिप्ला की दवाइयाँ, इस रैक में केवल ल्यूपिन की दवाइयाँ, इस रैक में केवल मैनकाइंड की, इस रैक में केवल मैक्लोज की दवाइयाँ, इस हिसाब से हम बनाकर रखेंगे और उसको स्टोर करके रखेंगे। तो इससे हमको पता चलेगा कि कौन सी पेटेंट जेनरिक, ठीक है ना, है, कौन सी नहीं है, तो इस हिसाब से हमको पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ड्रग अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जैसे ड्रग बना देंगे, ये एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है, ये एंटी एसिड है, ये हमारा एंटी अल्सर ड्रग है, ये हमारा वोमिटिंग वगैरह मतलब एंटी एलमेंटिक वगैरह ड्रग है, ठीक है ना, ये हमारे स्टेरॉइडल ड्रग है। तो इस प्रकार से रैंक वाइज करेंगे तो वो हमारा आसानी होगा कि मतलब कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आता है उसमें पहली मेडिसिन लेकर एसिलिक्लोफिलिक लिखी हुई है, तो आप क्या करेंगे, इसी एरिया को, इसी कपबोर्ड को ढूंढेंगे, ना कि दूसरे कपबोर्ड में। अब क्या है
कि हमने ये मेंटेन करके नहीं रखा हुआ है, तितर बितर लगाया हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ तो आप ढूंढेंगे कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के आधार पे उसको हम मतलब स्टोर करके रखेंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू देयर टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब उसके अल्फ़ा, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे। मतलब जो कि ए नाम से दवाइयाँ होंगी वो आपके एक साइड में रख दी जाएंगी जैसे, ठीक है ना, जो बी नाम से होंगी वो एक साइड में, सी नाम से होंगी एक साइड से, इसी तरीके से मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम उसको रखते हुए चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू द देयर डेट ऑफ एक्सपायरी। मतलब कहने का क्या है कि जो ओल्ड स्टॉक होगा जिसकी फ्रंट ऑफ एक्सपायरी है, मतलब कहने का क्या है कि वो एक्सपायर होने वाली है जैसे 6 महीने में, 3 महीने में, तो उसको हम आगे रखेंगे, और जो हमारी नई ड्रग आएगी उसको हम पीछे रखेंगे। तो जो हमारी आगे रखी हुई ड्रग होगी उसको पहले बेच देंगे, तो हमारी जो ड्रग एक्सपायर होने वाली थी वो यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक। उसके बाद जो दूसरा इसमें आता है कोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या होता है कि हम कोड दे देंगे, जैसे प्रोडक्ट आर असाइंड विथ अ पार्टिकुलर कोड नंबर और सिंबल फॉर देयर इजी आइडेंटिफिकेशन। मतलब उसको हम पार्टिकुलर नंबर देंगे, जैसे क्या कैप्सूल का सेक्शन अलग कर देंगे, टैबलेट का अलग कर देंगे, सस्पेंशन का अलग कर देंगे, एलेक्जर का अलग कर देंगे, सीरप का अलग कर देंगे, पैरेंट्रल का अलग कर देंगे, ऑप्थेल्मिक का अलग कर देंगे। तो इससे हमको ये पता चलता रहेगा कि कोडिंग के माध्यम से कहाँ पे क्या रखा हुआ है। ये क्या इसका फंक्शंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस क्या है, हेल्प इन मेंटेनिंग सिक्योरिटी ऑफ द आइटम, हेल्प इन इंस्पेक्शन ऑफ द मटेरियल, मतलब आसानी से इंस्पेक्ट कर सकेंगे, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आइटम, तुरंत आइडेंटिफाई कर देंगे जब उसका कोडिंग के द्वारा लिखेंगे, प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड हेल्प इन फिजिकल काउंटिंग, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और समझिए कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो कोडिंग वर्ड ही यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर पैरासीटामोल हो तो उसको पीसीएम लिख दिया, एस्पिरिन है तो एसीपी वगैरह लिख देते हैं, ठीक है ना। तो कोडिंग मेथड, मतलब कोडिंग के कौन कौन से मेथड है। पहला क्या है, अल्फाबेटिकल मेथड, इट आल्सो कॉल्ड, मतलब इसको और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, लेटर कोड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ऑल प्रोडक्ट आर कोडेड अल्फाबेटिकली, जैसे कैप्सूल रिप्रेजेंट सी, टैबलेट रिप्रेजेंट टी, इस हिसाब से, ठीक है ना। मतलब जैसे हमको कोई क्या करना है, एग्जांपल के तौर पे हमको प्रिस्क्राइब करना है कैप्सूल, ठीक है, जैसे विटामिन सी का कैप्सूल हमको प्रिस्क्राइब करना है, तो हमने उसका लिख दिया CAP लिख दिया, या सी लिख दिया तो आगे लिख दिया विटामिन सी, तो इससे पता चल जाएगा कि हमको कैप्सूल चाहिए विटामिन सी का, ठीक है ना। आगे टी लिख दिया तो हम टैबलेट, इस हिसाब से पता चलता है कि हमारा डोसेस फॉर्म का एरर नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद न्यूमेरिकल मेथड आल्सो कॉल्ड सीक्वेंस सिस्टम मेथड, ठीक है ना। इसमें दो टाइप होते हैं, एक ब्लॉक सिस्टम होता है, एक डेसिमल सिस्टम होता है। ब्लॉक सिस्टम में क्या करते हैं, नंबर आर रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, मतलब कहने का क्या है, जो नंबर होता है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए मतलब रिजर्व, जैसे 10 से 50 अलॉट फॉर द टैबलेट, मतलब 10 से 50 नंबर की जो रैक होगी या कोडिंग होगी वहाँ पे टैबलेट रखा जाएगा। 101 पे हम एंटीपायरेटिक रखेंगे, 102 पर हम एंटी इन्फ्लामेटरी रखेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम उसको ब्लॉक वाइज सिस्टम में रखते जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो डेसिमल सिस्टम क्या होता है, नंबर आर असाइंड सच दैट ईच डिजिट रिप्रेजेंट सेपरेट नेम अंडर द सेम हैंडलिंग, जैसे 10.1 है तो पैरासीटामोल है, 10.2 है एनाल्जेसिक एनाल्जिन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कोडिंग के साथ में अपने ड्रग को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है ना। मिनोमेरिक मेथड, इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट आर असाइंड विद द कोडिंग लेटर फॉर देयर इजी आइडेंटिफिकेशन, जैसे एपीसी रिप्रेजेंट करेगा एस्पिरिन को, पैरासीटामोल को एंड कैफीन को। देखिए ये उसी के लिए, मतलब उसी के लिए ये अच्छा होगा जिसको एपीसी के बारे में पता होगा। अब कोई नया बंदा वहां पर आ गया, एपीसी के बारे में पता नहीं है, एपीसी लिख कर आ गया, एपीसी रैक लगा हुआ है, उसको पता नहीं कि एस्पिरिन ए फॉर एस्पिरिन होता है, ठीक है ना, तो कुछ भी दे देगा, ठीक है ना। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिकल मेथड, इसमें क्या होता है कि अल्फाबेटिकल और मिनोमेरिक मेथड का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। जैसे PAT11, इसका मतलब क्या है, पैरासीटामोल विद एनाल्जिन टैबलेट। देखिए ये सारी चीज़ें तो मुझे भी नहीं समझ में आती है क्योंकि मेरे पास फार्मेसी स्टोर नहीं है, मैं इसका यूज कोडिंग का नहीं यूज करता हूँ, ठीक। लेकिन जो कोडिंग का यूज करते हैं, जो फार्मेसी स्टोर वाले होते हैं वो कोडिंग का यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फंक्शन एंड ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, मतलब PTC का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और उसके फंक्शन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक। तो पहले PTC को डिफाइन करेंगे, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी को। तो PTC जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब एक स्मॉल ग्रुप का, मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ कम लोग रहते हैं, रिप्रेजेंटिंग द मेडिकल, नर्सिंग एंड फार्मेसी स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल। वो क्या करते हैं, जो मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल स्टाफ होंगे, नर्सिंग स्टाफ होंगे, फार्मासिस्ट स्टाफ होंगे, उनको रिप्रेजेंट कराते हैं। व्हिच फ्रेम पॉलिसीज फॉर द रेशनल एंड इफेक्टिव यूज ऑफ द मेडिसिन, क्या करते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं जिससे कि जो ड्रग है उसका हम रेशनल, अधिक से अधिक यूज, तर्कसंगत यूज और साथ ही साथ में इफेक्टिव यूज कर सकें, ठीक है ना। तो ये किसके अंतर्गत में आता है, PTC के अंतर्गत में आता है, ठीक। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द PTC, मतलब फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
मेडिकल स्टाफ होंगे, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होगा एंड फार्मासिस्ट, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट बताया था। अब ये क्या तीनों मिलकर क्या कराएंगे, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी को बनाएंगे। अब इसके अंदर भी हमारी क्या होंगी, सब कमेटी होंगी। सब कमेटी में जैसे पहली सब कमेटी न्यूप्लास्टिक की सब कमेटी होगी, दूसरी सब कमेटी एंटी इन्फेक्टिव के लिए होगी, मतलब कहने का सब कमेटी इसके ऊपर डिस्कस करेगी। एक सब कमेटी होगी वो न्यूप्लास्टिक एजेंट के ऊपर डिस्कशन करेगी, दूसरी होगी सब कमेटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे जैसे एंटी इन्फेक्टिव ड्रग हो गई, ठीक है ना। उसके बाद जो तीसरी सब कमेटी जैसे कार्डियोवैस्कुलर ड्रग हो गई, डायूरेटिक हो गई, कार्डियोग्लाइकोसाइड हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, वैसोडायलेशन, एंटी कोगुलेशन, ठीक है, ड्रग हो गई, इसके ऊपर वो डिस्कस करेगी। चौथी जो कमेटी होगी जीआई ड्रग ऑटोनॉमिक्स सब कमेटी होगी, ऑटोनॉमिक्स और जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग के ऊपर वो डिस्कशन करेगी। सब कमेटी नंबर 5 सीएनएस एजेंट, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीकन्वल्जेंट, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेरिब्रल स्टिमुलेंट, ठीक है ना, इन सब का विषय में वो मतलब क्या करेगी, डिस्कशन करेगी। सब कमेटी ये और 6 हो गई एंडोक्राइनोलॉजी एजेंट, एंटी डायबिटिक एजेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, हार्मोन्स एंड थायराइड प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा टोटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है किसका, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का। अब इसके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं कि इनके फंक्शन क्या क्या है। इट हैज टू सजेस्ट अबाउट इफेक्टिव ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड कंट्रोल प्रोसीजर ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब ये सजेस्ट करेगा कि आपको इफेक्टिव ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, मतलब कितनी डोज रेजिमेंट ईटीसी पीटीसी यहाँ पे क्या करेगा, उसको बनाएगा और उतना ही उसको कंट्रोल करवाएगा किसमें, हॉस्पिटल फार्मेसी के द्वारा, ठीक। ये चीज़ पहला क्या हो गया, इसका फंक्शन हो गया। दूसरा क्या हो गया, इट गैदर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफेक्ट इन ड्रग एंड रिपोर्ट देम टू मैन्युफैक्चर, मतलब ये क्या करेंगे कि अगर ड्रग में किसी भी प्रकार के कोई भी डिफेक्ट आपको देखने को मिल रही है तो उसको क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ऑब्जर्वेशन के बाद अगर वो कंफर्म होता है कि इसके अंदर ये डिफेक्ट है तो उसको सीधा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी उसको रिपोर्ट करेंगे और मटेरियल को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है ना। रिव्यूइंग ऑफ द ड्रग यूटिलाइजेशन इन वेरियस पेशेंट, मतलब कहने का क्या है कि जो अलग अलग पेशेंट है उनके ऊपर जो ड्रग है उसका क्या एक्शन है, क्या यूटिलाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये भी पीटीसी देखती है। प्लान सुटेबल एजुकेशनल स्कीम फॉर हॉस्पिटल स्टाफ इन मैटर रिलेटेड टू यूसेज ऑफ द ड्रग, मतलब उस ड्रग के बारे में बताना कि नई ड्रग आई है, नई ड्रग के बारे में बताना या उस ड्रग के यूज के बारे में बताना। एजुकेशनल स्कीम मतलब चलाएगा हॉस्पिटल और पूरे जो हॉस्पिटल के स्टाफ होंगे लाइक एज ए फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्सेस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उसके बाद वार्ड बाय सबको बताएगा कि इस ड्रग का क्या यूज है, ठीक है ना। इट आइडेंटिफाइड ड्रग रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन एंड इवॉल्व प्रॉपर सिस्टम और मेंटेनेंस इन द वार्ड, कहने का मतलब क्या है कि इट आइडेंटिफाइड ड्रग मतलब ये कुछ ऐसी ड्रग को आइडेंटिफाई करेगा कि जो कि इमरजेंसी कंडीशन में आपके लिए जरूरी होगी, ठीक है ना, और उसको मेंटेन मतलब उसका जो इन्वेंट्री कंट्रोल है उसको प्रॉपर सिस्टम में रखेगा कि वहां पे कभी भी इसका स्टॉक खत्म ना होने पाए, ठीक। हेल्प इन द प्रिपरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, ये क्या करेगा, जो हॉस्पिटल की फॉर्मुलरी होती है उसको प्रिपेयर करेगा और उसको मॉडिफाई करेगा कि मतलब प्रिपेयर करेगा मतलब कि एक फॉर्मुलरी बनाएगा कि इतनी इतनी ड्रग प्रेजेंट है, इसकी इतनी डोज है, ये इस काम आती है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहिए होगा वो भी पीटीसी ही अपने अंदर में लेता है, ठीक। स्टडी द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉकिंग, ड्रग यूसेज एंड सजेस्ट सुटेबल रेमेडीज, कहने का मतलब क्या है कि जितने भी प्रॉब्लम रिलेटेड है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको ये इवेलुएट करेगा, फिर उसका उस प्रॉब्लम को वो सोल्यूट करेगा, ठीक है ना, मतलब सोल्यूशन उसका देगा। एडवाइस मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑल मैटर रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ द ड्रग, मतलब वही कहने का मतलब क्या है कि जितने भी हॉस्पिटल के स्टाफ्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, वो उस ड्रग का यूज क्या है सबको एजुकेट करेंगे, ठीक है। क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द हॉस्पिटल स्टाफ अबाउट द सेफ यूज ऑफ ड्रग, मतलब कहने का क्या है कि हॉस्पिटल स्टाफ के अंदर एक जागरूकता लेकर आएंगे कि इस ड्रग का सेफ यूज क्या है, ठीक है ना। जैसे नारकोटिक्स वगैरह बंद हो रही है धीरे धीरे, ठीक है, कोडीन का क्या यूज था, मतलब जो कफ सिरप आ रही थी, कोडीन की सिरप आ रही थी, कोरेक्स आ रही थी, उसको नशे के तौर पे मतलब वो इंटेक करने लगे थे लोग, तो इस हिसाब से जो हॉस्पिटल के स्टाफ्स होंगे उनको अवेयरनेस कॉज कराना कि इस ड्रग का सेफ यूज ही हो सके, ठीक है ना। उसके बाद रिकमेंड द ड्रग टू स्टॉक्ड इन अ पेशेंट केयर एरिया, कहने का मतलब क्या है कि कभी भी पेशेंट केयर एरिया में उस ड्रग का स्टॉक खत्म ना होने पाए, ठीक है ना। इवॉल्व सुटेबल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन, प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इन द हॉस्पिटल, वही जो पीटीसी का वर्क था उसी को क्या करना है, इसको मतलब सुटेबल रूप से उसको एक प्रोसीजर बना देना। क्वेश्चन आता है राइट अबाउट द हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा समझते हैं। पहला हमको ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज की हमको हेडिंग लिखनी है, तो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इज द फिनोमिना ऑफ प्रोविजन ऑफ रिटन ओरल इंफॉर्मेशन और एडवाइस अबाउट द मेडिसिन, फार्माकोथेरेपी इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ऑर्गेनाइजेशन, कमिटीज एंड कंज्यूमर्स। देखिए
कहने का मतलब क्या है, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज का मतलब क्या है कि जैसे आप हैं, मतलब अभी यहाँ पे हम प्रोवाइडर्स को और ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को अभी हटाते हैं, पहले हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो कंज्यूमर्स की बात करते हैं, जैसे पेशेंट कोई आया, अब आपके पास किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, मेडिसिन लेकर आया, अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसको किस हिसाब से लेनी है, किस तरीके से लेनी है, सुबह शाम लेनी है, आधी लेनी है, पूरी लेनी है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास उस ड्रग की इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो आप दे पाएंगे उस पेशेंट को। तो जब पेशेंट आपसे पूछेगा कि भैया इसको आधी गोली खानी है कि एक गोली खानी है, तो आप क्या बताएंगे कि एक गोली खानी है। तो वो क्या होगा कि ड्रग की इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं कंज्यूमर्स के साथ में। उसी प्रकार से वो चाहे रिटर्न भी कर सकते हैं, मतलब लिखकर भी दे सकते हैं, ओरल बता भी सकते हैं, एडवाइस भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर हम मेडिसिन से रिलेटेड उसकी फार्मेकोथेरेपी, उसका एक्शन, उसका डोसेस, उसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑल अबाउट उसकी इंफॉर्मेशन रखेंगे। और जब कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या ऑर्गेनाइजेशन कमेटी से फिजिशियन वगैरह हो गए, वो हमको रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके विषय में आप बताइए कि इसको आधी खाने की, पूरी खानी, कैसे खानी, सुबह शाम खानी है, तब हम उसको क्या करेंगे, उसके विषय में इंफॉर्मेशन देंगे। यही क्या है, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक, अब इसकी हिस्ट्री पूछा रखा है, तो इन 1960 मतलब 1960 में सबसे पहले फर्स्ट टाइम गेट आइडिया अबाउट द ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के द्वारा सबसे पहले ये विचार आया 1960 में। तो सिंपल सा डेवलपमेंट ऑफ द टर्म ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहने का मतलब क्या है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का और ड्रग इन्फॉर्मेशन का सबसे पहला जो टर्म आया वो 1960 में आया। ठीक है, इन 1962 स्टेबलाइज फर्स्ट ड्रग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मतलब सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द केंटकी मेडिकल स्टोर, जो कि कहाँ, यूएसए में है। ठीक है ना। इन 1967 फर्स्ट टाइम अपॉइंटेड ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, मतलब एक स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया गया। 1964 फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मतलब पहली कॉन्फ्रेंस रखी गई। 1975 में द मिलीज कमीशन रिपोर्ट AACP डिजायर द मेन फंक्शन ऑफ फार्मासिस्ट एज द प्रोवाइडर ऑफ द ड्रग इंफॉर्मेशन, मतलब मिलीज कमीशन रिपोर्ट और AACP डिस्क्राइब किया कि द मेन फंक्शन ऑफ फार्मासिस्ट एज द प्रोवाइडर ऑफ द ड्रग इंफॉर्मेशन, मतलब जो फार्मासिस्ट है उसका जो मेन फंक्शन यही है कि वो ड्रग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए, चाहे वो फिजिशियन को कराए, चाहे वो नर्स को कराए, चाहे वो कंज्यूमर्स को कराए, या किसी भी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को या हेल्थ केयर मेंबर को प्रोवाइड कराए। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, टू रिड्यूस द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द फार्मासिस्ट एंड द कम्युनिटी। देखिए, अगर आपके पास ड्रग की इन्फॉर्मेशन है तो जो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा वो अलग अलग भागेगा नहीं, तो इसके लिए आपका जो रिड्यूस होगा कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द फार्मासिस्ट एंड कम्युनिटी थ्रू DIC, मतलब ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज या ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर के द्वारा फार्मासिस्ट कैन इंटरेक्ट विद द पेशेंट एंड देयर अटेंडेंट्स इन बेटर वे इंप्रूव द ड्रग थेरेपी। मतलब कहना क्या कि जो फार्मासिस्ट होगा वो पेशेंट से आसानी से अटैच हो सकेगा। ठीक है ना। अब अटैच हो जाएगा तो उससे उसके विषय में ड्रग उसने यूज की हुई है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कर लेगा, उसकी हिस्ट्री पूछ ले, मतलब उसका इंटरव्यू ले लेगा कि आपको ड्रग ने कैसा एक्शन दिया, कोई साइड इफेक्ट तो देखने को नहीं मिला, ETC तो कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ड्रग थेरेपी उसकी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक, दी फार्मासिस्ट कैन रिफर आर अवेलेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस सोर्स। कहने का मतलब क्या है कि जो फार्मासिस्ट होगा वो रिफर ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस सोर्स हेल्प टू इंप्रूव द थेराप्यूटिक आउटकम ऑफ द ड्रग एंड पेशेंट कंप्लायंस, मतलब आर्टिकल, जर्नल, ये सब पढ़ करके उस ड्रग के विषय में वो फार्मासिस्ट उस ड्रग के विषय में इंफॉर्मेशन तैयार करेगा जो कि इंप्रूव करेगा थेराप्यूटिक आउटकम ऑफ द ड्रग एंड पेशेंट कंप्लायंसेस। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि एक फार्मासिस्ट है, उसने मान लीजिए कि एक हाइड्रोक्विनोलोन के ऊपर उसने एक्टिव मतलब देखा, नई ड्रग देखी, उसके विषय में उसने स्टडी किया कि कैसे लेनी चाहिए, कैसे नहीं लेनी चाहिए, तो अब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया तो वो फार्मासिस्ट उसको बताएगा कि आपको ये ड्रग ऐसे यूज करनी है। तो जब उसका प्रॉपर ढंग आपको पता होगा, जैसे आयुर्वेदा इस समय क्यों पीछे है, क्योंकि हमें उसका प्रॉपर ढंग नहीं पता कि हमको कैसे उसका यूज करना है। ठीक है ना। अगर वही पता चल जाए, वही काम हो जाए, तो आयुर्वेदा एलोपैथ से ऊपर चली जाएगी। ठीक, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये अलग का टॉपिक है। तो उसी प्रकार से अगर फार्मासिस्ट के पास नॉलेज होगी, उसकी इंफॉर्मेशन होगी, तो उसका जो ड्रग का थेराप्यूटिक आउटकम होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। टू प्रमोट द सूटेबल टेक्निक विच कैन बी अडॉप्टेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द फार्मासिस्ट एंड पेशेंट एज वेल एज एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट। देखिए, ये प्रमोट करेंगे सूटेबल टेक्निक का, मतलब एक टेक्निक बना लेंगे जिससे कि आपका जो कम्युनिकेशन है फार्मासिस्ट के साथ में, या पेशेंट का कम्युनिकेशन है फार्मासिस्ट के साथ में, या डॉक्टर का कम्युनिकेशन है फार्मासिस्ट के साथ में, वो आसानी से हो सके। एंड टू प्रमोट द काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट रिगार्डिंग, मतलब प्रमोट करेगा पेशेंट काउंसलिंग का रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग, फार्माकोलॉजी ऑफ द वेरियस ड्रग, मतलब जो फार्माकोलॉजी है वेरियस ड्रग के, मतलब किस हिसाब से इसको लेना है, इसका रूट ऑफ ड्रग क्या होगा, इसका एडवर्स एक्शन क्या होगा, ETC। ठीक है ना।
वुलनेबल मतलब जो सेक्सुअल रिलेटेड डिजीज होती है उसके विषय में, ड्रग एडिक्शन एंड एब्यूजेस एंड ड्रग पॉइजनिंग ए सेफ यूज ऑफ द ओटीसी ड्रग, ये सारे क्या हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसमें सोर्सेस ऑफ द ड्रग इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा है, तो कौन कौन से सोर्स हैं? प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, टर्जरी सोर्स है और अदर सोर्सेस हैं। तो प्राइमरी सोर्स जैसे जो हाई स्टैंडर्ड के, जैसे बुक्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, साइंटिफिक जर्नल्स हो गए, इनको पढ़ करके, जैसे कोई ड्रग मार्केट में नहीं आई उसकी साइंटिफिक जर्नल्स को लिया जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा कि कैसे ये एक्शन करती है, क्या इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसकी पूरी फार्माकोलॉजी देखी जाएगी, इसका पूरा फार्माकोथेरेपी देखी जाएगी, इसकी पूरी मतलब जो फार्मास्यूटिकल कैरेक्टरिस्टिक होगी उसको देखा जाएगा। तो उस आधार पे जो फार्मासिस्ट होगा वो प्राइमरी सोर्स है किसका, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन लेने का। उसके बाद वो क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा डॉक्टर के साथ में एंड अदर जो भी हमारे कंज्यूमर्स होंगे उनके साथ में, ठीक है ना। सेकेंडरी क्या होता है कि ये जैसे हमारे नेशनल एब्स्ट्रैक्ट स्कीम हो गए, जैसे कोई रिसर्च पेपर आप देखते हैं तो वहां पर आपको सबसे ऊपर देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है, ठीक है ना, कि एक्चुअल में इसमें क्या कंटेंट है, बस उतना ही, उतना सोर्स हो गया क्या, सेकेंडरी सोर्स हो गया। इंडेक्स मेडिसिन हो गए, फॉर्मुलरीज हो गए, फार्माकोपिया एंड टेक्स्ट बुक, ये सब हमारे क्या है सेकेंडरी सोर्स है किसी भी ड्रग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। टर्जरी सोर्स में जैसे डायरेक्टरीज हो गया, गाइड्स ऑफ द मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मतलब जो गाइड वगैरह आती हैं ये सारी चीजें टर्जरी सोर्स में आती है। अदर सोर्स में जैसे लाइब्रेरी हो गई, ठीक है ना, सेवरल गवर्नमेंट बॉडीज हो गई, लेबोरेटरीज हो गए, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन हो गए, ये क्या हमारे सोर्स ऑफ द ड्रग इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई ओटीसी मेडिसिन, डिस्कस अबाउट द इंडियन सिनेरियो फॉर द ओटीसी मेडिसिन। ठीक, देखिए अब इसको देखिए, ये 6-7 क्वेश्चन आपको करने नहीं होते, केवल 5 ही करने होते, लेकिन मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है ऑलरेडी। ओवर द काउंटर ड्रग क्या होता है, ओटीसी मेडिसिन आर नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग विच डू नॉट रिक्वायर ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर द डिस्पेंसिंग, मतलब जो ओटीसी ड्रग ऐसी ड्रग होती हैं जिनको डिस्पेंस करने के लिए हमको प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब बिना डॉक्टर के एडवाइस को हम उसका यूज कर सकते हैं। एज दे कंसिडर टू बी सेफ एंड इफेक्टिव एंड कैन बी टेकन विदाउट एनी मेडिकल सुपरविजन, मतलब ये सेफ भी है, इफेक्टिव है और हम इसको विदाउट मेडिकल सुपरविजन के भी इनटेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप मेडिकल स्टोर से बिक्स वगैरह खरीद के लाते हैं, ठीक है ना, पैरासीटामॉल लेकर आते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेकर आते हैं, रेनिटिडीन एसिलाक वगैरह लेकर आते हैं, तो वो मेडिकल सुपरविजन के बजाय अगर आपको उसके विषय में जानकारी है कि बिक्स की जो बिक्स सेक्शन 500 है वो हमको जुकाम सही करेगा, ठीक है, तो वो आप लेकर आएंगे, अपना खा सकेंगे, आपका जुकाम ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को बोलेंगे क्या, ओटीसी ड्रग। इसमें किसी प्रकार की मेडिकल सुपरविजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक। इट इज यूज प्राइमरली फॉर सिम्पटोमेटिक रिलीफ एंड नॉट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रिस्क्राइबिंग ड्रग, मतलब कहने का क्या है कि इसको जो सिम्टम्स रिलेटेड ड्रग होती है, मतलब सिम्टम रिलेटेड, जैसे आपको नजल्स मतलब जैसे आपको जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ठीक है ना, हल्का सा पेन है, तो वो सिम्टम्स हैं, उन्हीं को ट्रीट करने के लिए ऐसी ड्रग ओटीसी मेडिसिन के अंदर रखी जाती है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द ओटीसी मेडिसिन, जैसे एंटी अल्सर ड्रग हो गया, एंटी एसिड हो गया, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी एलर्जिक और कोल्ड प्रिपरेशन, एक्सपेक्टोरेंट, लैक्सेटिव, एंटीटेसिव एंड एंटी डायरियल एजेंट, ये इससे क्या है क्लासिफिकेशन। अब इसको एक एक करके जानते हैं। एंटी अल्सर ड्रग जो कि अल्सर को ट्रीट करते हैं, जैसे सिमेटिडिन, फेमेटिडिन, ओमेप्राजोल हो गया, लेकिन जो इसका ड्यूरेशन शुड नॉट एक्सीड 2 वीक, मतलब दो हफ्ते से ज़्यादा आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसका यूज नहीं कर सकते हैं। एंड शुड नॉट बी यूज इन चिल्ड्रेन लेस देन 12 ईयर्स ऑफ द एज, 12 साल के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका जो डोज कैलकुलेशन होता है पोसोलॉजी में होता है, ठीक है ना, क्लर्क फार्मूला, यंग फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक, तो उसके हिसाब से करते हैं, इसलिए हम 12 साल से नीचे के बच्चों को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, मतलब उसको नहीं दे सकते हैं, आप ओटीसी मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है एंटा एसिड में जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, व्हेन यूज इन कॉम्बिनेशन मोर इफेक्टिव, मतलब जब दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव करता है, ठीक है ना। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, मतलब जो बुखार के लिए और दर्द के लिए यूज कर, जैसे पैरासीटामॉल, एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ठीक है, और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। पायरोक्सिकैम भी इसी के अंतर्गत में आती है। फोर्थ आपका क्या है, एंटी एलर्जिक ड्रग एंड कोल्ड प्रिपरेशन, जैसे क्लोरफेनाइरामिन हो गया, डाइफेनहाइड्रामाइन हो गया, लोराटाडेडिन हो गया, ठीक है ना। क्लोरफेनाइरामिन, डाइफेनहाइड्रामिन आपका बिग सेक्शन 500 की कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एंटी डायरियल में जैसे बिस्मुथ सब्सैलिसिलेट हो गया, लोपेरामाइड हो गया, ये सब हमारी ओटीसी के अंदर में आती है। एंटीटेसिव में जैसे कोडीन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया, ठीक है ना, वो भी एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, अगर रिक्वायर्ड क्वांटिटी से अगर आप ऊपर लेते हैं तो ये हमारी ओटीसी मेडिसिन में नहीं आएगी। एक्सपेक्टोरेट में जैसे गुफेंसिन हो गया, ठीक है ना, जो कि कफ रिमूवल होती हैं। लैक्जेटिव में जैसे मतलब डिकोसेट सोडियम या बिस्कोडिल ईटीसी, ये सारे हमारे किस में आते हैं, लैक्जेटिव में आते हैं। अब इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं ओटीसी मेडिसिन में, तो करंटली इंडिया के पास 11th रैंक है ग्लोबल मार्केट में ओटीसी मार्केट के साइज के हिसाब से। तो इट एक्सपेक्ट दैट इट विल रीच एट द
9th पोजीशन विद इन अ 5 ईयर, मतलब ये अपने 2 पोजीशन और बढ़ सकता है अब आने वाले 5 साल के अंदर में। इंडियन ओटीसी ड्रग सेफ हैज ग्रोन अराउंड 10% इन द लो लास्ट 2 ईयर्स, मतलब कहने का क्या है कि जो इंडिया की ओटीसी ड्रग है वो सेल हो रही है अराउंड 10% इन लास्ट, मतलब 10% इसका जो मार्जिन है वो बढ़ा हुआ है, मतलब जो बिक्री है वो बढ़ी हुई है। दिस शार्प ऑफ सेल ऑफ ओटीसी ट्रेडिशनल ड्रग इन इंडिया हैज गॉन अप टू 30%, मतलब जो कि ट्रेडिशनल ड्रग है ओटीसी की वो उसको मतलब 30% बढ़ोतरी हुई है उसकी बिक्री में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, मेजर प्लेयर कौन कौन से हैं, मतलब ओटीसी के मेजर प्लेयर कौन कौन से हैं अपने मतलब भारत के। तो इसमें गैलेक्सो सिमेथो कंपनी आती है, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, सिप्ला कंपनी, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी कंपनी, नोवाटिस एजी कंपनी, ठीक है, सन फार्मा हो गई एंड डाबर कंपनी, ठीक है। ये सब हमारी क्या है मेजर प्लेयर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया फॉर दी ओटीसी ड्रग की सेलिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है ना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो सिंपल से जब आपके स्टोर पे या अगर आप मान लीजिए कि हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में है, किसी वार्ड में है, वहाँ पे का दवाइयाँ खत्म हो गई तो आप उसकी एक इन्वेंट्री बनाएंगे, इन्वेंट्री बनाने के बाद उसको भेजेंगे, तो जो चीफ फार्मासिस्ट होगा वो उसको क्या करेगा, अप्लाई करेगा, अलाउ करेगा, फिर ड्रग आपके पास पहुंचेगी। उसी प्रकार से मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो अगर आपके वहाँ पे दवाइयाँ कम हो गई, खत्म हो गई हैं, तो उसके आप इन्वेंट्री बनाएंगे, ठीक है। इन्वेंट्री जब बनाएंगे तो उसको आप मंगवाएंगे। तो इन्वेंट्री मीन्स द स्टॉकिंग ऑफ गुड्स विद देयर एस्टिमेटेड वैल्यू, मतलब उसके वैल्यू के आधार पर उस ड्रग का हम स्टॉक करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो ज़्यादा ड्रग बिकती है उसको ज़्यादा रखेंगे, जो कम बिकती है उसको कम रखेंगे। इट इंक्लूड द रॉ मटेरियल, जनरल सप्लाइज, मशीनरी, ईटीसी, ठीक। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग, स्टोरिंग, यूजिंग एंड सेलिंग ऑफ द कंपनीज इन्वेंट्री। कहने का मतलब क्या है कि जो इसका मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा कि किसी भी दवा का ऑर्डर करना, उसको स्टोर करके रखना, उसका यूज और उसके साथ साथ में सेलिंग, ठीक है ना। ये किसके अंदर मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत में आता है। अब इसके टेक्निक फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जैसे एबीसी एनालिसिस हो गई, वीईडी एनालिसिस हो गई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो गया जिसको EOQ बोलते हैं, लीड टाइम हो गया, बफर स्टॉक हो गया। अब इन्हीं सबको एक एक करके यहाँ पर हम जानते हैं क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है ना। पहला क्या है, एबीसी एनालिसिस, एक फॉर एल्वेट, बी फॉर बेटर, सी फॉर कंट्रोल टेक्निक, ठीक है ना। ये आपने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर किसी ने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर किया होगा तो उसको एबीसी एनालिसिस के बारे में पता होगा, ठीक। दिस टेक्निक हेल्प टू मेंटेन द प्रॉपर स्टॉक ऑफ द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द ड्रग बेस्ड ऑन दियर मनी वैल्यू एंड कंजप्शन, मतलब कहने का क्या है कि वो कितना महंगा है इसके हिसाब से और कितना कंज्यूम हो रहा है इसके हिसाब से एबीसी एनालिसिस के द्वारा हम उसको इन्वेंट करेंगे। ए ड्रग्स जैसे एंटी एंजाइना ड्रग्स हो गए, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग हो गए, थ्रोम्बोलाइटिक, ये सारी क्या है एक्सपेंसिव ड्रग है, इसलिए इसको प्रॉपर स्टोर करके रखेंगे, हैंडल करेंगे और ज़्यादा अमाउंट में इसको मंगाएंगे नहीं, ठीक है ना। बी कैटेगरी ड्रग जैसे आईवी फ्लूइड हो गया, हिमेटैनिक्स हो गया, विटामिन प्रिपरेशन हो गया, दीज आर नाइदर कॉस्टली, ना ज़्यादा कॉस्टली होते हैं ना ज़्यादा सस्ते होते हैं, तो इसलिए इसका 20% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री का ये कंप्राइज किए होती हैं, ठीक। सी कैटेगरी के ड्रग जैसे एंटीपायरेटिक, एंटासिड, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये क्या होती है चीप आइटम होती है एंड रिक्वायर लार्ज सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि इसका जो इन्वेंट्री होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, क्योंकि एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड ये ज़्यादा यूज की जाने वाली ड्रग है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको लार्ज क्वांटिटी में मंगाना पड़ता है, और जब इसका लार्ज क्वांटिटी में मंगाएंगे तो इसका स्टॉकिंग जो सेफ्टी होगी वो भी आपको देखते हुए चलनी है। उसके बाद दूसरा क्या है, वीईडी एनालिसिस, वी फॉर वाइटल, ई फॉर एसेंशियल, डी फॉर डिजायरेबल आइटम, ठीक है ना। तो वाइटल आइटम वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट इन डेली पेशेंट केयर, तो इसका मतलब क्या है कि इसका आपको मैक्सिमम लेवल बना के रखना है, इसका स्टॉक आपको अच्छी तरीके से बना के रखना है, जैसे आपका लेराइगियो हो गया, ठीक है ना। उसके बाद एसेंशियल आइटम्स आते हैं, दीज आइटम्स कैन अफेक्ट फार्मेसी सर्विस टू सम एक्सटेंट। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कुछ एसेंशियल्स आइटम्स हैं, अगर वो अपने मेडिकल स्टोर पर नहीं रख रहे हैं तो आपके मेडिकल स्टोर पर कोई नहीं जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए आपको उसको रखना पड़ेगा। डिजायरेबल आइटम्स में जैसे रिक्वायर्ड बाय द फार्मेसी बट डू नॉट अफेक्ट क्वालिटी ऑफ द सर्विस टू द पेशेंट, मतलब जो डिजायरेबल हो, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, ठीक है। दिस टेक्निक हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री विच कैन बी ऑर्डर एंड हेल्ड एट अ लो कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ द ऑर्डरिंग और कॉस्ट ऑफ द होल्डिंग ऑफ द इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ द ऑर्डरिंग का मतलब क्या है, सम ऑफ कॉस्ट ऑफ द पेपर वर्क, सैलरी ऑफ स्टाफ मेंबर्स इन्वॉल्व, मतलब इसमें क्या होता है कि आप जो स्टाफ मेंबर होंगे, जो पेपर वर्क का जो काम होगा जैसे टाइपिंग वगैरह का, उसका जो चार्ज होगा वो कंट्रोल करेंगे। कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ द इन्वेंट्री, इट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड ऑल टैक्सेस, लॉसेस दियर स्टोरेज ड्यू टू ब्रेकेज एंड वेस्टेज, सैलरी ऑफ द स्टोर कीपर, ठीक है ना, ETC। उसके बाद आता है cost analysis of the inventory purchase, the cost of purchase of inventory varies with the frequency of order of the inventory, the annual cost of the purchase include annual ordering cost and annual inventory hold cost, ठीक है ना।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इतना लंबा वीडियो, इतना लंबा बोलना इतना इजी पॉसिबल नहीं होता है। अगर कुछ डिफेक्ट वगैरह देखने को मिले होंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस पीडीएफ की नोट्स जो है हम वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, 1-2 दिन के अंदर आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।